एक एडिक्टेड यंग मैन की शुरुआत होती है एक इनविंसिबल स्पेंड-थ्रिफ्ट सिस्टम के साथ। उसके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ स्पिरिट स्टोन्स हैं और हर दिन एक नया स्पेंड-थ्रिफ्ट आइटम रिफ्रेश होता है। जब तक वो पैसे उड़ाता रहेगा वो और भी स्ट्रांग होता जाएगा। इस यंग मैन का नाम येफोंग है। ओरिजिनली वो अपने होम प्लैनेट पर एक इंटरनेट एडिक्टेड ओटाकू था, पर एक्सीडेंटली वो शांतियन कॉन्टिनेंट में टाइम ट्रैवल कर गया। इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सोच पाता, इस दुनिया की मेमोरीज उसके दिमाग में फ्लड होने लगी। पता चला कि ये एक ऐसी दुनिया है जहां मार्शल प्रॉविस सबसे ऊपर है। यहाँ अनगिनत लोग आपस में लड़ते हैं और अलग अलग सेक्ट्स ज्वाइन करते हैं। यहाँ तक कि एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड सेक्ट भी बहुत सारी एप्लीकेशंस अट्रैक्ट कर सकती है। और उसके ठीक सामने जो स्टार सोल सेक्ट थी वो बस आधे महीने पहले ही एस्टैब्लिश हुई थी। येफोंग का इस असेसमेंट के क्राउड में शामिल होने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि उसने अभी तक कोई चीट लाइक एबिलिटीज नहीं देखी थी। उसने सोचा कि लो प्रोफाइल रखना और छुपने की जगह ढूंढना ज्यादा बेटर है। पर जैसे ही वो निकलने वाला था, दो लोग स्टार सोल सेक्ट के सामने लैंड हुए। इनमें से लीडिंग वुमन सेक्ट लीडर लुओ चिंचुआ थी। उसने आज के डिसाइपल्स एक्सेप्ट करने के रूल्स अनाउंस किए। किसी क्वालिफिकेशन, एज या कल्टिवेशन लेवल की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये वर्ड्स बाहर आए, एटमॉस्फेयर एक्सप्लोड हो गया। सबको लगा कि उन्हें ज्वाइन करने का चांस मिल गया है। हालांकि येफोंग का पूरा फोकस उस औरत की अनपैरेलल ब्यूटी पर था, जो उसके पिछले वर्ल्ड की इन्फ्लुएंसर्स से भी बहुत बेटर थी। लेकिन लुओ चिंचुआ ने एक रिक्वायरमेंट रख दी। 1 घंटे के अंदर सेक्ट ज्वाइन करने के लिए 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन सबमिट करने होंगे। एक ही इंस्टेंट में पहले से एक्साइटेड क्राउड पर जैसे ठंडा पानी गिर गया, क्योंकि ये प्राइस सिंपली बहुत एक्सपेंसिव था। सबने एक एक करके रिफ्यूज कर दिया और एक झटके में स्टार सोल सेक्ट की रेपुटेशन नीचे गिर गई। येफोंग खुद बहुत सरप्राइज था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरी दुनिया में भी ऐसे ग्रीडी बिजनेसेस होंगे। शायद कोई बेवकूफ ही इसके लिए एग्री करेगा। पर ठीक उसी वक्त येफोंग के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। ये उसकी चीट एबिलिटी की अवेकनिंग थी, जिसका नाम था इनविंसिबल स्पेंड-थ्रिफ्ट सिस्टम। येफोंग ने सोचा था कि इसके लिए उसे कुछ साल वेट करना पड़ेगा, पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन ये सिस्टम थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। सिस्टम ने सिंपली एक्सप्लेन किया, स्ट्रांग बनने के लिए बस पैसे उड़ाओ, तुम बस स्प्लर्ज करो, बाकी सिस्टम संभाल लेगा। फिर येफोंग ने इन्फॉर्मेशन पैनल ओपन किया। एज एक्सपेक्टेड उसकी कॉम्बैट लेवल बहुत लो थी, पर स्पेंड-थ्रिफ्ट कैटेगरी के अंडर जो आइटम लिस्टेड था वो काफी शॉकिंग था। ये एक्चुअली 10,000 टियर 9 हेवनली थंडर टैलिस्मन्स थे। पता चला कि सिस्टम न सिर्फ इन्फिनिट स्पिरिट स्टोन्स देता है, बल्कि हर दिन एक अलग स्पेंड-थ्रिफ्ट आइटम भी देता है। होस्ट को इसे रोज पूरा खर्च करना होता है। ऐसा करके वो रिवॉर्ड के रूप में स्पेंड-थ्रिफ्ट पॉइंट्स अर्न कर सकता है। हालांकि अगर वो सब खर्च करने में फेल हो गया तो पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये स्पेंड-थ्रिफ्ट पॉइंट्स वो करेंसी हैं जो स्ट्रांग बनने के लिए यूज होती हैं, जिन्हें रियम्स, मार्शल स्किल्स, डिवाइन पावर्स और बाकी आइटम्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। इन रूल्स को देखकर येफोंग को थोड़ा प्रेशर फील हुआ। उसी वक्त सिस्टम ने अपना पहला टास्क इशू किया, स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करो। दूसरी तरफ लुओ चिंचुआ ने इंटेंशनली इतनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स रखी थी। इसका रीजन ये था कि उसके फादर शांतियन कॉन्टिनेंट के सुपर स्ट्रांग स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के लीडर लुओ वुमन है। उन्होंने स्पेसिफिकली लुओ चिंचुआ को एक सेक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए भेजा था, ताकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड टेम्पर हो सके। पर लुओ चिंचुआ जो सिर्फ कल्टिवेट करना और असेंड चाहती थी, वो इन छोटी मोटी ट्रिवियल मैटर्स में पड़ना नहीं चाहती थी। उसकी इस डेडिकेशन का रीजन एक सीक्रेट था। वो हायर रेल्म्स की एक होली वुमन की रीइंकार्नेशन है, जो रिवेंज के लिए वापस कल्टिवेट करके ऊपर जाना चाहती है। बैक टू द प्रेजेंट। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब किसी ने साइन अप नहीं किया, तो लुओ चिंचुआ वहां से निकलने की तैयारी करने लगी। उसकी नजरों में किसी के लिए भी ये प्राइस मीट करना इम्पॉसिबल था। पर इससे पहले कि वो कुछ कदम चल पाती, एक मेल वॉइस ने उसे पुकारा, सेक्ट लीडर प्लीज वेट, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये देखकर कि शुरुआत के टाइम सेक्ट को फंड्स की सख्त जरूरत है, मैं 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर लुओ चिंचुआ स्टन रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस रिमोट प्लेस में कोई इतना प्राइस अफोर्ड कर सकता है। मुड़कर उसने देखा तो एक यंग मैन उनकी तरफ आ रहा था। ये और कोई नहीं, येफोंग था। भले ही उसने अभी थोड़ी देर पहले पे करने वालों को बेवकूफ बोला था, पर अब वो खुद वो बेवकूफ बनने को तैयार था। ये कहने के बाद उसने एक रिंग निकाली जिसमें 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। आज वो किसी भी कीमत पर स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करना चाहता था। स्टोरेज रिंग रिसीव करने के बाद लुओ चिंचुआ ने तुरंत उसे एग्जामिन किया। उसके सरप्राइज के लिए उसमें सच में 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थे। वो न सिर्फ इस बात से शॉक्ड थी कि यहाँ कोई इसे अफोर्ड कर सकता है, बल्कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में इतना जेनरस बेवकूफ भी एग्जिस्ट करता है। इंक्रेडुलस फील करते हुए लुओ चिंचुआ ने पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम हमारी सेक्ट ज्वाइन करना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी सेक्ट के पास अभी रुकने के लिए एक जगह तक नहीं है। येफोंग ने कैजुअली कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं सेक्ट बिल्ड करने में हेल्प कर सकता हूँ। लुओ चिंचुआ इस बंदे से पूरी तरह डिफीटेड फील कर रही थी, फिर भी वो येफोंग को डिस्वेड करना चाहती थी। उसकी सेक्ट के पास ऑफर करने के लिए कोई रिसोर्सेज नहीं थे। उसे ज्वाइन करना येफोंग के लिए एक नुकसान होता। पर स्पेंड-थ्रिफ्ट सिस्टम के होते हुए येफोंग को कभी रिसोर्सेज की कमी कहाँ थी। उसने तुरंत अनाउंस किया कि फ्यूचर में सेक्ट के रिसोर्सेज वो खुद प्रोवाइड करेगा। फ्रस्ट्रेशन में लुओ चिंचुआ का ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो गया। इस वक्त येफोंग को भी रियलाइज हुआ कि वो शायद नहीं चाहती थी कि वो ज्वाइन करे। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए लुओ चिंचुआ ने अपने मन में सोचा, ये पागल कहाँ से आ गया। वो सच में किसी को अपनी सेक्ट में ज्वाइन नहीं करवाना चाहती थी। उसकी इनर टर्मोइल इतनी इंटेंस थी कि एक पल के लिए वो येफोंग को मार डालने के वर्ज पर थी। पर क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, वो अपने वर्ड से पीछे नहीं हट सकती थी। उसने येफोंग से कहा, तुम ज्वाइन कर सकते हो, पर मैं तुम्हें कल्टिवेशन में इंस्ट्रक्ट नहीं करूंगी, तुम्हें सब कुछ खुद ही समझना पड़ेगा। ये सुनकर येफोंग सच में थोड़ा चौंक गया। हालांकि थोड़ा सोचने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसे शायद किसी दूसरे की जरूरत नहीं है सिखाने के लिए। येफोंग को सोच में डूबा देखकर लुओ चिंचुआ को लगा कि वो अपना डिसीजन रिकंसिडर कर रहा है। उम्मीद थी कि शायद वो पीछे हट जाए। हालांकि अगले ही पल येफोंग ने नॉनचलॉन्टली कहा, सेक्ट लीडर डोंट वरी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। येफोंग अंदर ही अंदर एक्सटैटिक था।
एक ऐसी सेक्ट ज्वाइन करना जहां वो बिना किसी के रोके अपने टास्क कंप्लीट कर सके, वो क्यों नहीं ज्वाइन करेगा? इस बार लुओ चिंचुआ पूरी तरह से डिफीट हो चुकी थी, इतना कि वो ऑलमोस्ट घुटनों पर गिरकर खून थूकने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई खुशी खुशी 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स क्यों स्पेंड करेगा। क्या आसमान ने इसे उसकी जिंदगी अजाब करने के लिए भेजा है? यही सोचकर लुओ चिंचुआ ने गुस्से में अपना वेपन निकाल लिया, येफोंग को मारने के लिए तैयार। साइड से ओल्ड बाय ने जल्दी से लुओ चिंचुआ को रोका। यंग मिस, हम चीजों को और मुश्किल नहीं बना सकते। सेक्ट को कम से कम एक डिसाइपल तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। येफोंग ये सब देखकर डम्बफाउंडेड था। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वो खुश क्यों नहीं थी? काम होने के बाद लुओ चिंचुआ के पास येफोंग को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि उसने अग्री कर लिया, पर उसके अंदर बहुत रिजेंटमेंट भरा था। दूसरी तरफ येफोंग ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था और टोटल 200 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स अर्न कर लिए थे। अब उसकी स्पेंडिंग जर्नी शुरू हो सकती थी। इसके बाद येफोंग ने एक्साइटेडली सिस्टम से पूछा कि क्या और भी टास्क्स हैं। उसे अभी तक नहीं पता था कि स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स किस काम आते हैं, पर वो और ज्यादा अक्यूमुलेट करने के लिए ईगर था। सिस्टम ने रिस्पॉन्ड किया कि जिन पीरियड्स में कोई टास्क नहीं होता वो खुद से स्पेंडथ्रिफ्ट बिहेवियर्स एक्सप्लोर कर सकता है। रिसोर्सेज की कंजम्पशन डायरेक्टली स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट से रिलेटेड नहीं थी, पर कोई भी स्पेंडथ्रिफ्ट एक्शन उसे सर्टेन पॉइंट्स ग्रांट करेगा। सिचुएशन को समझते हुए येफोंग ने एक सोल्यूशन सोचा। वो डिसाइसिवली लुओ चिंचुआ के पास गया और पूछा, क्योंकि वो अकेला डिसाइपल है तो क्या ये बात उसे उनका डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बनाती? लुओ चिंचुआ ने तुरंत रिफ्यूज कर दिया। उसे सेक्ट में घुसने देना ही अपने आप में एक दर्द-ए-सर था, पर उसे डायरेक्ट डिसाइपल मानना, नो वे। तब येफोंग ने अपना इंटेंशन बताया। वो डायरेक्ट डिसाइपल की पोजीशन को एक हाई प्राइस पर खरीदना चाहता था। दोनों एक पल के लिए स्टन रह गए। क्या इस तरह का ऑपरेशन भी एग्जिस्ट करता है? अपने होश में आते हुए लुओ चिंचुआ हंस पड़ी। ये लड़का सच में कुछ अलग ही था। उसने ब्लंटली 100,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स का प्राइस कोट कर दिया। अगर वो इतना ला सका तो वो उसे अपना डायरेक्ट डिसाइपल बना लेगी। येफोंग डम्बफाउंडेड रह गया। ये उसे थोड़ा अनबिलीवेबल लगा। ये देखकर लुओ चिंचुआ काफी स्मग फील कर रही थी। उसे लगा कि उसने फाइनली उसे फंसा लिया है। आखिर थर्ड रेट सेक्ट्स के पास भी 100,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स नहीं होते। हालांकि अगले ही पल स्टन्ड होने की बारी उसकी थी। येफोंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी कॉस्ट बस इतनी सी होगी। उसने अज्यूम किया था कि प्राइस बहुत ज्यादा होगा। अपनी सिंसेरिटी दिखाने के लिए येफोंग ने तुरंत एक स्टोरेज रिंग निकाली जिसमें 500,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स थे। येफोंग सीक्रेटली बहुत खुश था। सच में वो एक्स्ट्रावेगेंट होने के लिए ही पैदा हुआ था। उसने आसानी से स्पिरिट स्टोन्स की एक और वेव स्प्लर्ज कर दी थी। एज एक्सपेक्टेड सिस्टम ने इस स्पेंडथ्रिफ्ट बिहेवियर को रीजनेबल माना और उसे 200 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स और रिवॉर्ड कर दिए। लुओ चिंचुआ इस वक्त अपने लाइफ डिसीजंस पर क्वेश्चन कर रही थी। 500,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स अगर किसी थर्ड रेट सेक्ट को दिए जाते तो उसे एक पूर्वज की तरह पूजा जाता। उसने उसकी सेक्ट ही क्यों चूज की? लुओ चिंचुआ ने साय किया। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी। बोली हुई बात गिरे हुए पानी की तरह होती है। उसने येफोंग को अपना मेन डायरेक्ट डिसाइपल बनाने के लिए एग्री किया और वेलकमिंग गिफ्ट के तौर पर उसे मिस्टिक एजर सोर्ड थमा दी। अंदर ही अंदर लुओ चिंचुआ बिल्कुल एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। इन्फिनिट होली ग्राउंड की डिग्निफाइड मेडन ने ना सिर्फ एक बार्गेन पर डायरेक्ट डिसाइपल एक्सेप्ट किया था, बल्कि उसे वेलकमिंग गिफ्ट भी देना पड़ा। अगर ये बात बाहर चली गई तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा। दूसरी तरफ येफोंग इस पॉइंट पर ऑलमोस्ट रोने वाला था। मिस्टिक एजर सोर्ड रिसीव करने के बाद इसने एक्चुअली सिस्टम को नाखुश कर दिया। एक रियल स्पेंडथ्रिफ्ट को गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करने चाहिए, इसलिए सिस्टम ने येफोंग के 20 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स डिडक्ट कर लिए। अगर उसने 1 घंटे के अंदर इसे वापस कर दिया तो पॉइंट्स रिस्टोर हो जाएंगे। येफोंग बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। ये डांस सिस्टम बहुत नखरे वाला था। मिस्टिक एजर सोर्ड वापस करने के लिए येफोंग तुरंत अपने घुटनों पर बैठ गया और दोनों हाथों से सोर्ड प्रेजेंट की। लुओ चिंचुआ ने पजल्ड होकर उसे देखा। तुम क्या कर रहे हो? पता चला कि येफोंग का इंटेंशन पैसे खर्च करना था, ना कि मुफ्त में कुछ लेना। ये सुनकर लुओ चिंचुआ आग बबूला हो गई। तुरंत मिस्टिक एजर सोर्ड वापस छीनते हुए उसने रिवर्स अटैक किया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है? अगर तुम्हें मेरी गुडविल अप्रिशिएट नहीं करनी तो मत करो। अनॉयड होकर लुओ चिंचुआ सोचने लगी, ये कैसा डिसाइपल है? इसे वैल्यू का कुछ पता ही नहीं है। ये एक 7th ऑर्डर स्पिरिट टूल है, सेक्ट का ट्रेजर, और ये इसे वापस करने की हिम्मत कर रहा है। फिर वो गुस्से से भरे चेहरे के साथ उड़कर चली गई। येफोंग बस पजल्ड वहां खड़ा रह गया और ओल्ड बाई से पूछा, क्या सेक्ट मास्टर थोड़ी दिमाग से कमजोर है? वो पैसे कमाने का मौका मिस कर रही है। ओल्ड बाई ने उससे चुप रहने को कहा। अगर सेक्ट लीडर ने तुम्हें सुन लिया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। ओल्ड बाई फिर अपने आप में सोचने लगा, इस ऑर्डिनरी इंसान के पास इतनी इनॉर्मस वेल्थ कैसे हो सकती है? पर ठीक है, यंग लेडी की स्टेट ऑफ माइंड स्टैग्नेंट हो चुकी थी। उनकी कल्टिवेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा था, पर जब से ये यंग मैन आया है वो चेंज और ग्रो होती लग रही है। ऐसा लगता है कि यही इस स्टेलमेट को तोड़ने की चाबी है। ओल्ड बाय फिर जल्दी से येफोंग को वापस सेक्ट में ले गया। बोर्डम के मारे येफोंग फ्लाइंग सोर्ड पर बैठकर बर्ड्स काउंट कर रहा था। यहां तक कि टाइम पास करने के लिए उसने एक बर्ड को अपने सर पर घोंसला तक बनाने दिया। उसने सिस्टम से पूछा कि स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स कैसे यूज करने हैं। एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन पैनल पॉपअप हुआ। उसके स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स 400 तक पहुंच गए थे और उसे आज की अर्निंग्स यूज करने का मौका नहीं मिला था। क्या चीट्स होने का यही फायदा है? उसने सोचा। सिस्टम ने फिर उसके बाद रियल्म्स एक्सप्लेन किए, लो से हाई तक। वो थे स्पिरिट सी, क्यू एक्टिवेशन, मर्जिंग स्पिरिट, फाउंडेशन, डिवाइन रिपोजिटरी, पर्पल मैंशन, ओरिजिनल स्पिरिट, वॉइड पेनिट्रेशन, ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रियल्म और इसी तरह आगे। और स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स इन रियल्म्स को एनहांस करने के लिए यूज किए जा सकते थे। स्पिरिट सी रियल्म के हर अपग्रेड के लिए 10 पॉइंट्स चाहिए थे। क्यूआई एक्टिवेशन रियल्म के हर लेवल के लिए 100 पॉइंट्स और इसी तरह आगे बढ़ता गया। ये सुनकर येफोंग ओवरवेलमिंग फील करने लगा। अगले लेवल्स के लिए पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। क्या ये 10 फोल्ड इंक्रीज नहीं हो रही? उसने फिर स्पेंडथ्रिफ्ट मॉल ओपन किया। वहां कई कंटेनर्स थे जिनसे वो ड्रॉ कर सकता था। हर एक की कॉस्ट 100 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स थी।
हाई टियर रिवॉर्ड्स मिलने का चांस बहुत ही कम था। थोड़ा सोचने के बाद यीफोंग को लगा कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, पर अगर उसने ट्राई किया और एक हाई टियर रिवॉर्ड ड्रॉ कर लिया तो ये वर्थ इट होगा। लेकिन फिर उसने सोचा अगर उसे कोई हाई टियर रिवॉर्ड मिल भी गया तो क्या वो उसके किसी काम आएगा। सिस्टम तब बीच में बोला और समझाया, फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक एल्केमिस्ट के सामने 9th ग्रेड एलिक्सर क्रश कर देते हो तो ये एक स्पेंडथ्रिफ्ट एक्शन माना जाएगा। यीफोंग सच में ऐसा करना चाहता था, पर अभी वो सिर्फ एक मॉडल था। कल्टिवेटर्स के सामने अपनी वेल्थ फ्लॉन्ट करना सिर्फ उसे जल्दी ही क्रश करवा देगा। ताकत हासिल करने के लिए यीफोंग ने 90 स्पेंडथ्रिफ्ट पॉइंट्स खर्च किए अपनी स्ट्रेंथ को स्पिरिट सी रेल्म के 9th लेवल पर बढ़ाने के लिए। इस अचानक हुए ब्रेक थ्रू ने ओल्ड बाय का ध्यान खींचा। पीछे मुड़कर वो बुरी तरह चौंक गया। ये लड़का सच में अपना स्पिरिट सी फॉर्म कर रहा है। उसने उड़ना बंद किया, यीफोंग के आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रोब किया और एक बार फिर होश खो बैठा। सिर्फ स्पिरिट सी फॉर्म करने के लिए इसे इतनी इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत क्यों है? ये तो दर्जनों लोगों के लिए काफी होगी। उस वक्त अपनी कॉन्शियसनेस में यीफोंग भी काफी बैफल्ड था। स्पिरिट सी फॉर्म होने में इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है? जैसे ही उसने ये सोचा और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी उसके आसपास इकट्ठी होने लगी, ओल्ड बाय और भी ज्यादा हक्का बक्का था। क्या ये और आगे ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है? यूजुअली कल्टिवेशन का पहला स्टेप स्पिरिट सी फॉर्म करना होता है, जो फाउंडेशन रखने जैसा है। इस प्रोसेस के लिए शांत माहौल चाहिए होता है और एलिक्सर्स की मदद ली जाती है ताकि फॉर्मेशन मैक्सिमाइज हो सके, और इसे फॉर्म होने के बाद स्टेबलाइज करने का टाइम चाहिए होता है। पर उसने यीफोंग को कोई एलिक्सर्स लेते नहीं देखा। फ्लाइट के दौरान फॉर्म करने की बात तो बहुत दूर की थी। एक पल बाद ओल्ड बाय दोबारा डमस्ट्रक हो गया, क्योंकि यीफोंग का रेल्म कंटिन्यूअसली ब्रेक थ्रू कर रहा था। अचानक वो स्पिरिट सी रेल्म के फर्स्ट लेवल से सीधा 9th लेवल के पीक पर पहुंच गया। ओल्ड बाय बिल्कुल हॉरिफाइड था। ये किस किस्म का जीनियस है? नो स्पिरिचुअल रूट्स, नो प्रॉब्लम। ब्रेक थ्रू कंप्लीट होने के बाद यीफोंग उठ गया, पर वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि इसमें पूरे 10 मिनट्स लग गए थे। हाँ, उसके हिसाब से 10 मिनट बहुत लंबा वक्त था। उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या ये इंस्टेंटेनियस नहीं होना चाहिए था? उसने एक इनोसेंट फेस बनाकर पूछा, ओल्ड बाय, मुझे 9 रेल्म्स ब्रेक थ्रू करने में 10 मिनट लग गए, क्या सेक्ट मास्टर मुझे एक फेलियर नहीं समझेंगी? ओल्ड बाय को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वो सोच रहा था कि क्या यीफोंग ब्रैगिंग कर रहा है। अगर ये एक फेलियर था तो वो खुद तो एक फेलियर से भी बदतर था। पास्ट में अबंडेंट रिसोर्सेज होने के बाद भी ओल्ड बाय को स्पिरिट सी फॉर्म करने से लेकर 9th लेवल के पीक तक पहुंचने में 8 महीने लग गए थे। उसी वक्त ओल्ड बाय को रियलाइज हुआ कि यीफोंग को कल्टिवेशन टेक्निक से वेपन्स क्यों नहीं चाहिए थे। उसके पास जरूर अपनी खुद की एक पावरफुल टेक्निक होगी। पर यीफोंग कंफ्यूज था। कौन सी टेक्निक? मेरे पास कोई नहीं है। ये सुनकर कि यीफोंग के पास कोई टेक्निक नहीं थी, ओल्ड बाय के चेहरे पर डिसबिलीफ छा गया। सच्चाई वेरीफाई करने के लिए उसने पर्सनली यीफोंग को एग्जामिन किया और एक बार फिर झटके में आ गया। यीफोंग के पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं थे और उसका स्पिरिट सी एक अनंत समुंदर की तरह वास्ट था। इस पॉइंट पर ओल्ड बाय पूरी तरह से बैफल्ड था। उसने डिसाइड किया कि सेक्ट वापस लौटने तक वेट करते हैं, ताकि यंग मिस्ट्रेस खुद इसे देख सके। स्टार सोल सेक्ट पहुंचने के बाद लुओ चिंचुआ से मिलते ही ओल्ड बाय ने यीफोंग के ब्रेक थ्रू की बात बताई और कहा कि उसका स्पिरिट सी उनसे 20 गुना ज्यादा बड़ा है और वो तेजी से स्पिरिट सी रेल्म के पीक पर पहुंच गया है। पर सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट्स नहीं थे। लुओ चिंचुआ आश्चर्यचकित रह गई। उसने डिसाइड किया कि वो पर्सनली उसे प्रोब करेगी। उसके सरप्राइज के लिए ओल्ड बाय ने जो कहा वो सच था। उसने हैरानी से यीफोंग से पूछा, बिना स्पिरिचुअल रूट्स के तुमने ब्रेक थ्रू कैसे किया? तभी बाहर से एक मॉकिंग हंसी आई। फुल मून सेक्ट विजिट पर आई थी स्टार सोल सेक्ट के मास्टर से ऑडियंस रिक्वेस्ट करते हुए। एक एल्डरली मैन ने मैलिस के साथ कहा, स्टार सोल सेक्ट इतनी सीक्रेटिव क्यों है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारे पास कोई डिसाइपल्स ही ना हो। लुओ चिंचुआ सच में परेशान हो चुकी थी। आज ही उसने एक अजीब सा नया डिसाइपल एक्सेप्ट किया था, जो पहले ही काफी बड़ा दर्देसर था और अब उसे इन विजिटर्स को हैंडल करना पड़ेगा। वो शांति से कल्टिवेट कैसे करेगी? फिर वो उन्हें कन्फ्रंट करने बाहर गई, उनके इंटेंशंस पूछते हुए। एल्डरली मैन ने कहा कि उसने सुना था कि स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करने के लिए 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स चाहिए थे। इस बात ने उसे बहुत इंट्रीग किया, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को खुद देखने के लिए लाया था और उन्हें एक मैच के लिए चैलेंज कर रहा था। ये सुनकर लुओ चिंचुआ और भी गुस्से में आ गई। अगर कोई डिसाइपल्स नहीं होते तो वो आसानी से इस न्यूसेंस को रिफ्यूज कर सकती थी। पर तभी उसने सोचा, अगर यीफोंग को एक सबक मिल गया तो क्या वो स्टार सोल सेक्ट छोड़ देगा? इसलिए उसने यीफोंग को इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने दिया। यीफोंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर उसे क्लियर करना था कि क्या वो टैलिस्मन्स यूज कर सकता है। आखिरकार उसके पास वेस्ट करने के लिए अभी भी 10,000 टैलिस्मन्स बचे थे। ये सुनकर कि वो यूज कर सकता है, यीफोंग कॉन्फिडेंटली आगे आया। फिर उसने अपने हेवनली थंडर टैलिस्मन समन किए और उनका एक छोटा सा पहाड़ बना दिया, जिसे देखकर फुल मून सेक्ट के डिसाइपल्स दंग रह गए। डैम, इसके पास इतने सारे हेवनली थंडर टैलिस्मन्स कहां से आए? हर एक हेवनली थंडर टैलिस्मन एक 9th ग्रेड स्पिरिट आइटम की एनर्जी फ्लक्चुएशंस एमिट कर रहा था, जिसका मतलब था कि हर एक टैलिस्मन 9th लेवल स्पिरिट सी रेल्म का फुल फोर्स अटैक अनलीश कर सकता था। वो एल्डरली मैन डम्फाउंडेड रह गया। उसके 3 डिसाइपल्स सिर्फ 9th लेवल ऑफ स्पिरिट सी रेल्म पर थे। इतने सारे टैलिस्मैन्स के सामने अगर उसके पास और भी डिसाइपल्स होते तब भी वो नहीं जीत सकते थे। यीफोंग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। तुमने ही तो कहा था कि मैं टैलिस्मैन्स यूज कर सकता हूं। वो खुशी खुशी अपने हेवनली थंडर टैलिस्मैन्स फेंकने लगा, खुद को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए। एक ही इंस्टेंट में पूरा मैदान अनगिनत एक्सप्लोजन्स की आवाजों से गूंज उठा। लुओ चिंचुआ और बाकी सब ठगे से रह गए। इनमें से हर एक 9th ग्रेड हेवनली थंडर टैलिस्मैन था और हर एक की कीमत कम से कम 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थी। सेम रेल्म के कल्टिवेटर्स के लिए एक टैलिस्मैन को उनका ट्रम्प कार्ड माना जाता है, और यहाँ यीफोंग उन्हें ऐसे फेंक रहा था जैसे वो कचरा हो। सबकी सेंस ऑफ वैल्यू को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। फुल मून सेक्ट के तीनों डिसाइपल्स शेल शॉक थे, जल्दी जल्दी अपने मास्टर को भागने के लिए पुकार रहे थे। सोच रहे थे कि ये लड़का तो एक बड़ा चीट है। लुओ चिंचुआ एग्जैस्परेटेड थी। ये बच्चा इतना अमीर कैसे हो गया?
उसने ओरिजिनली सोचा था कि ये पिट जाएगा और खुद ही यहां से चला जाएगा, पर अब ये पॉसिबल नहीं लग रहा था। यीफोंग ने घमंड के साथ अपनी मास्टर की तरफ देखा, जैसे कह रहा हो मैंने अच्छा किया ना। हालांकि लुओ चिंचुआ ने इसका गलत मतलब निकाला। उसे लगा यीफोंग सोच रहा है कि वो कमजोर है, इसलिए उसने उससे फुल मून सेक्ट के डिसाइपल से फाइट करवाई। लगता है उसे बाद में एक मास्टर के तौर पर अपनी अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी। कई घंटों की बॉम्बिंग के बाद फुल मून सेक्ट के तीनों डिसाइपल्स की हालत मिजरेबली खराब हो चुकी थी। वो बस इधर उधर डॉज कर सकते थे, जबकि यीफोंग एक्सटैटिक था और बस फेंकता जा रहा था, अपने इस वेस्टफुल एक्ट में पूरी तरह डूबा हुआ। आखिरकार उन डिसाइपल्स के पास रोने और अपने मास्टर से रेस्क्यू मांगने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो बूढ़ा इंसान शायद गलत समझ बैठा। उसे लगा कि ये सारे टैलिस्मन्स यीफोंग को स्टार सोल सेक्ट ने दिए हैं, तभी इनके रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड्स इतने हाई हैं। रियलाइज करने के बाद कि उसने अपनी औकात से बढ़कर पंगा ले लिया है, उस बूढ़े आदमी ने डिसाइड किया कि वो अपने डिसाइपल्स को लेकर चला जाएगा। ये देखकर ये लुओ चिंचुआ का शाइन करने का चांस था। वो उस बूढ़े आदमी को एक सबक सिखाना चाहती थी। उसने ओरिजिनल स्पिरिट रेल्म में अपनी असली ताकत रिवील की, जिसे देखकर वो बूढ़ा इंसान डम्बस्ट्रक रह गया। उनका खुद का सेक्ट लीडर भी सिर्फ डिवाइन रिपोजिटरी रेल्म पर था। लुओ चिंचुआ की स्ट्रेंथ के आगे वो अकेले उनकी पूरी सेक्ट को तबाह कर सकती थी। हालांकि लुओ चिंचुआ उनकी सेक्ट को वाइप आउट करने की हद तक नहीं जाती, पर उसने ये जरूर डिमांड किया कि उनमें से हर एक को अपनी एक बाजू यहीं छोड़नी पड़ेगी। अपनी जान बचाने के लिए उनके पास कंप्लाई के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार लुओ चिंचुआ ने उन्हें वहां से जाने को कहा। ये सब देखकर यीफोंग सच में डर गया था। उसे पता नहीं था कि उसकी ब्यूटीफुल मास्टर इतनी रूथलेस भी हो सकती है। लुओ चिंचुआ ने सिर्फ इस पर अपनी कंपोजर मेंटेन करते हुए उसे बचे हुए टैलिस्मन्स वापस उठाने को कहा, पर अंदर ही अंदर वो हेल्पलेस फील कर रही थी। इतना सब होने के बाद भी वो यीफोंग को भगा नहीं पाई। इस पॉइंट पर यीफोंग की एक रिक्वेस्ट थी। उसके पास अभी भी 9000 से ज्यादा हेवनली थंडर टैलिस्मन्स बचे थे। अकेले उन्हें फेंक पाना नामुमकिन था, इसलिए वो चाहता था कि लुओ चिंचुआ भी इस फन में ज्वाइन करे। इस रिक्वेस्ट के आगे लुओ चिंचुआ स्पीचलेस थी, पर क्योंकि उसे ज्यादा परवाह नहीं लग रही थी, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे भी क्यूरियोसिटी थी ये देखने की कि ये खर्चीला लड़का आखिर कब तक ऐसी हरकतें कर सकता है। दोनों ने मिलकर हेवनली थंडर टैलिस्मन्स फेंकना शुरू किया। एक ऐसी स्पेक्टाकुलर सीन देखकर लुओ चिंचुआ को अपनी प्रीवियस लाइफ की एक मेमोरी याद आई, जहां उसकी जूनियर सिस्टर ने उससे एक साथ फायरवर्क्स चलाने को कहा था। उसे अपनी जूनियर सिस्टर की एक लाइन याद आई, अगर हम आखिर तक खुद को एंजॉय नहीं कर सकते तो क्या ये बहुत पेनफुल नहीं होगा। अब सोचने पर उसे लग रहा था कि उसकी जूनियर सिस्टर की बात में बहुत वेट था। उधर सेक्ट के अंदर ओल्ड बाय जो सोने वाला था पूरी तरह से बैफिल्ड हो गया था। लगातार हो रहे एक्सप्लोजन्स की वजह से उसे लगा कि सेक्ट पर किसी दुश्मन का अटैक हुआ है। जब उसे रियलाइज हुआ कि बाहर का नॉइज हेवनली थंडर टैलिस्मन्स की वजह से है, तो वो तुरंत कपड़े पहनकर इन्वेस्टिगेट करने आया। जब उसने वहां का नजारा देखा, वो अटली स्टंट था। यीफोंग और लुओ चिंचुआ माइंडलेसली हेवनली थंडर टैलिस्मन्स फेंक रहे थे। अब तक लुओ चिंचुआ भी इस वेस्टफुल बिहेवियर में डूब चुकी थी। उसने नॉनशलांटली कहा, हम बस इन हेवनली थंडर टैलिस्मन्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ये देखकर यीफोंग ने ओल्ड बाय को भी इस मजे में ज्वाइन करने को इनवाइट किया, पर ओल्ड बाय आग बबूला हो चुका था। उसने आते ही यीफोंग के सर पर जोर का डंडा मारा और चिल्लाया, तुम दोनों ये क्या बकवास कर रहे हो? इनमें से एक टैलिस्मन की कीमत 1000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है। यहां तक कि अमीर स्टार सोल सेक्ट भी इस तरह की बर्बादी अफोर्ड नहीं कर सकती। और यंग लेडी, आपको क्या हो गया है? आप इस बेवकूफी में क्यों हिस्सा ले रही हैं? हालांकि ओल्ड बाय का सारा गुस्सा तब धुआं बन गया जब यीफोंग ने एक हल्की सी स्माइल के साथ 100,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स निकालकर उसके आगे रख दिए। यीफोंग ने कहा, ओल्ड बाय, आपकी नींद खराब करने के लिए माफी चाहता हूं। इन स्पिरिट स्टोन्स को कुछ टॉनिक्स खरीदने के लिए कॉम्पेंसेशन समझ लीजिए। ओल्ड बाय ने तुरंत अपनी शर्ट फाड़कर अपनी रोबस्ट मसल्स दिखाई और खुशी खुशी इस वेस्टफुल एक्ट में ज्वाइन हो गया। टैलिस्मन्स फेंकने की उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि यीफोंग भी हैरान रह गया। सच में पैसा दुनिया को नचाता है। उसी वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपीयर हुआ। यीफोंग ने रिवॉर्ड के रूप में 100 वॉस्टल पॉइंट्स अर्न किए थे, तो ये भी वेस्टफुल बिहेवियर में काउंट होता था। लगता है अगली बार ओल्ड बाय की मदद लेने के लिए उसे थोड़े और स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने चाहिए। सब कुछ खत्म होने के बाद ओल्ड बाय अपनी लाइफ चॉइसेस पर क्वेश्चन कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि बस टैलिस्मन्स फेंकने से वो इतना एग्जॉस्टेड फील करेगा। बेशक उसने यीफोंग को याद दिलाया, फ्यूचर में अगर कोई और मैनुअल लेबर का काम हो तो मुझे जरूर बुलाना। मैं भले ही बूढ़ा हूं, पर मुझ में अभी भी जान बाकी है। लुओ चिंचुआ साइलेंटली ये सब देख रही थी, सोच रही थी कि स्टार सोल सेक्ट जल्द ही केओस में डूबने वाली है। फिर उसने ओल्ड बाय को टीज करते हुए कहा, आप स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 8 सीनियर एल्डर्स में से एक हैं और आपने सिर्फ 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के लिए खुद को बेच दिया। ओल्ड बाय ने भी काउंटर किया, बात स्पिरिट स्टोन्स की नहीं है, ये तो बस इस बूढ़े आदमी की इज्जत का सवाल है। सिस्टम दोबारा अपीयर हुआ और यीफोंग को 1000 वेस्टल पॉइंट से रिवॉर्ड किया। इसके साथ वो पोटेंशियली क्यूआ एक्टिवेशन रेल्म के 9th लेवल तक एडवांस कर सकता था। एक परफेक्ट 1000 पॉइंट्स रेल्म ब्रेक थ्रू करने के लिए, और बचे हुए कुछ 100 पॉइंट से वो कुछ ट्रेजर्स खोल सकता था। यीफोंग को याद आया कि स्टार सोल सेक्ट में अभी सिर्फ 3 लोग हैं। सिर्फ ओल्ड बाय पर रिलाई करके इतनी जल्दी रिसोर्सेज वेस्ट करना शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर उसके पास और जूनियर डिसाइपल्स होते तो उसकी बर्बादी की स्पीड कई गुना बढ़ सकती थी। उसने फ्यूचर में स्टार सोल सेक्ट को एक्सपैंड करने का सपना देखा। सेक्ट के सारे एक्सपेंसेस कवर करके वोस्टल पॉइंट्स अर्न करना उसके लिए काफी आसान लगने लगा। और जैसे ऑन क्यू सेक्ट के एंट्रेंस पर एक यंग मैन अपीयर हुआ और उसने पूछा, क्या आपकी सेक्ट अभी भी नए डिसाइपल्स एक्सेप्ट करती है? जैसे ही नया डिसाइपल वुफान स्टार सोल सेक्ट में एंटर हुआ, उसे कुछ अजीब लगा। जमीन पर जगह जगह बड़े बड़े क्रेटर्स थे। एक बूढ़ा इंसान जो लग रहा था जैसे आखिरी सांसें ले रहा हो, एक फियर्स लुकिंग औरत, और एक आदमी जो थोड़ा सिंपल माइंडेड लग रहा था। वुफान को इमीडिएटली फील हुआ कि ये सेक्ट अनरिलायबल है। वो सोचने लगा कि क्या अभी भी वक्त है यहां से भाग जाने का। यीफोंग ने उसका वेलकम करते हुए सीधा पॉइंट की बात की, हाँ, हम अभी भी रिक्रूटिंग कर रहे हैं। ज्वाइन करने के लिए तुम्हें 100,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कंट्रीब्यूट करने होंगे।
अगर तुम 100,000 हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स कंट्रीब्यूट करते हो तो तुम सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल बन सकते हो। फिर उसने प्राउडली खुद को इंट्रोड्यूस किया, मैं यीफोंग हूं, सेक्ट का पहला डिसाइपल और सेक्ट मास्टर का एल्डेस्ट डिसाइपल। ये सीन वुफान को डम्फाउंडेड कर गया। यीफोंग उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था कि शायद वो कहेगा कि उसके पास पैसे नहीं है। ऐसे में यीफोंग उसकी एंट्री स्पॉन्सर कर सकता था। हालांकि सिस्टम ने इस आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर दिया, ये क्लेम करते हुए कि ऐसा वेस्टफुल मेथड जस्टिफाइबल नहीं है जब तक इसका कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ना हो। ये देखकर यीफोंग ने जल्दी से एक बहाना बनाया, हमारी आपस में काफी बनती है। जैसे ही मैंने इसे देखा मुझे लगा ये किसी दूसरी माँ से मेरा बिछड़ा हुआ भाई है। अपने भाई पर थोड़े से पैसे खर्च करना क्या गलत है। सरप्राइजिंगली सिस्टम ने ये रीजनिंग एक्सेप्ट कर ली। पर इसी बीच वुफान चुपके से खिसकने की तैयारी कर रहा था। उसे लगा कि ये सेक्ट सिर्फ पैसों के पीछे है और ट्रस्टवर्दी नहीं है। हालांकि यीफोंग उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था, स्पेशली जब वो उसके वेस्टफुल प्लान्स की चाबी था। यीफोंग ने जल्दी से वुफान को एक चोक होल्ड में जकड़ लिया ताकि वो भाग न पाए। तभी वुफान को अंधेरे से अपने ग्रैंडफादर का मैसेज रिसीव हुआ, इस सेक्ट में रहो, जब मेरे अपने काम निपट जाएंगे मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अपने दादा का ऑर्डर सुनकर वुफान ने रेजिस्ट करना बंद कर दिया। दरअसल सेक्ट के एंट्रेंस से थोड़ा दूर एक ओल्ड मैन खड़ा था जो स्टार सोल सेक्ट को देख रहा था। उसने पहचान लिया था कि ये सेक्ट लुओ वुमेन की बेटी की है। ओल्ड बाय को भी वहां देखकर उसे तसल्ली हो गई थी कि उसकी सेक्ट ठीक है, इसलिए वो कंफर्टेबली वुफान को वहां ज्वाइन करने दे रहा था। यीफोंग फिर वुफान को घसीटते हुए लुओ चिंचुआ के पास ले गया और बोला, मास्टर मैं इसे अपने जूनियर डिसाइपल के रूप में चाहता हूं। देखिए ये कितना ओबीडियंट लग रहा है। वुफान पूरी तरह से कंफ्यूज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके दादा उसे एक ऐसी अनट्रस्टवर्दी सेक्ट में क्यों छोड़ना चाहते थे, पर दादा की बात तो माननी ही पड़ेगी। लुओ चिंचुआ हेल्पलेस फील कर रही थी। उसने सोचा कि जब इनके पास पहले से यीफोंग जैसा एक नमूना है तो एक और डिसाइपल को रखने में क्या ही नुकसान है। उसने वुफान से 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मंगवाए, ये सोचते हुए कि नया रिक्रूट इतनी बड़ी रकम अफोर्ड नहीं कर पाएगा और खुद ही चला जाएगा। हालांकि वुफान जिसके पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी, उसने तुरंत 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स थमा दिए और अपनी इच्छा जाहिर की कि वो स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करना चाहता है। लुओ चिंचुआ हैरान रह गई, क्या ये वही लड़का नहीं है जो थोड़ी देर पहले बहुत रेजिस्ट कर रहा था और जाना चाहता था। उसने सोचा कि क्या वो सच में बहुत लंबे समय तक सिक्लूड रही है, क्या इस तरह की ट्रिकरी लोगों में नया ट्रेंड बन गई है। अब लुओ चिंचुआ के पास वुफान को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं था, पर उसने साफ कर दिया कि वो उसे कोई गाइडेंस ऑफर नहीं करेगी, उससे अपनी कल्टिवेशन खुद करनी होगी। लुओ चिंचुआ ने सोचा कि अब तो ये जरूर यहां नहीं रुकेगा, पर ठीक यीफोंग की तरह ही वुफान ने कहा कि उसे कोई रिसोर्सेज या गाइडेंस नहीं चाहिए। उसकी प्राइमरी कल्टिवेशन के लिए जो भी मटेरियल्स चाहिए थे वो पहले से ही उसके ग्रैंडफादर ने उसे दे रखे थे। ये स्टेटमेंट सुनकर लुओ चिंचुआ इतनी इन्फ्यूरिएटेड हुई कि वो ऑलमोस्ट खून थूकने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल लोगों को बेवकूफ बनने में इतना मजा क्यों आता है। ओल्ड बाय को यह सिचुएशन मजेदार लगी और उसने लुओ चिंचुआ को कंग्रेचुलेट किया, आपको एक और डिसाइपल मिल गया मिस। डिफीटेड फील कर रही लुओ चिंचुआ सिर्फ अपनी किस्मत को एक्सेप्ट कर सकी और उन्हें बताया कि वो कल उनकी कल्टिवेशन पर उन्हें गाइडेंस देगी और आज उन्हें अपने रहने के लिए कोई जगह खुद ढूंढनी पड़ेगी। वो भारी मन के साथ वहां से चली गई। ये देखकर यीफोंग थोड़ा कंसर्न हो गया था अपनी लवली मास्टर के लिए। क्या वो इतनी ज्यादा अपसेट हो गई थी कि डिलीरियम में आ गई थी? वो सच में हमें इंस्ट्रक्ट करने वाली थी? यीफोंग ने नोटिस किया कि वुफान क्लियरली काफी अमीर है। उसने जो पहले सोचा था कि उसकी एंट्री स्पॉन्सर करेगा, अब डिसाइड किया कि डायरेक्ट डिसाइपल बनने में वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। ऐसे एक डायरेक्ट डिसाइपल होना ही काफी था। असलियत में लुओ चिंचुआ गुस्से के मारे ऑलमोस्ट पागल हो चुकी थी। बाद में यीफोंग ने अपने नए जूनियर के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू की। पता चला उसका नाम लंग वुफान है। अपने एल्डेस्ट डायरेक्ट डिसाइपल होने के स्टेटस का फायदा उठाते हुए यीफोंग ने इमीडिएटली वुफान को एक इनर सेक्ट डिसाइपल प्रमोट कर दिया। वुफान की बोलती बंद थी। उसकी सीनियर लगता था सबसे ज्यादा अनरिलायबल और थोड़े कम दिमाग के हैं। सेटल डाउन होने के बाद यीफोंग ने वुफान को फ्लीस करने की तैयारी की। अंदर एंटर होते ही उसने एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एल्केमी फर्नेस नोटिस किया। वुफान, क्या तुम एक एल्केमिस्ट हो? प्राउडली वुफान ने 3 उंगलियां उठाकर इशारा किया कि वो एक 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट है। उसकी प्राइड समझने लायक थी, क्योंकि इस दुनिया में एल्केमिस्ट्स, आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स, टैलिस्मन मास्टर्स, फॉर्मेशन मास्टर्स एटसेट्रा को बहुत इज्जत मिलती थी। सिर्फ एक टाइटल होना भी आपको बड़ी रिस्पेक्ट दिला सकता है, क्योंकि एक छोटी सी पिल, टैलिस्मैन या आर्टिफैक्ट भी किसी की सर्वाइवल और कल्टिवेशन डिसाइड कर सकता है। अपने दिमाग में वुफान पहले ही इमेजिन कर चुका था कि यीफोंग उससे पिल्स रिफाइन करने के लिए भीख मांग रहा है। भले ही वो अक्सर ऐसे रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता था, पर अपने फेटेड सीनियर डिसाइपल की मदद करके उसे खुशी मिलेगी। इसके अलावा वुफान मर्जिंग स्पिरिट रेल्म के 9th लेयर के पीक पर था। अगर उसने अपना ये लेवल बता दिया तो उसका सीनियर अनडाउटेडली शॉक में चला जाएगा। हालांकि ये सब सिर्फ वुफान की इमेजिनेशन का हिस्सा थी। रियलिटी में वुफान के एल्केमिस्ट होने के बारे में सुनकर यीफोंग का रिएक्शन बहुत कैजुअल था। ओह, वुफान बैफल था। ये क्या था? मैं एक 3rd ग्रेड एल्केमिस्ट हूं, बस इतना ही रिएक्शन? तुम्हें एस्टॉनिश होना चाहिए था और फिर मेरी पूरी तारीफ करनी चाहिए थी। तभी यीफोंग ने अचानक पूछा, 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब्स में सबसे रेयर कौन सी होती हैं? वुफान ने थोड़ा सोचा और रिप्लाई किया, बैम्बू डीमन ग्रास, व्हाइट स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट और इसी तरह और भी। यहां तक कि एक 9th ग्रेड एल्केमिस्ट भी रेयरली इन्हें देखता है। यीफोंग ने बात मान ली। फिर उसने सिस्टम एक्सेस किया और डायरेक्टली उन्हीं हर्ब्स को स्पेसिफाई किया जिनका नाम वुफान ने अभी लिया था। उसने लगातार 4 जार्स ओपन किए। थोड़ी देर बाद 1200 स्पेंडिंग पॉइंट्स खर्च करने के बाद उसने 2 बैम्बू डीमन ग्रास, एक व्हाइट स्पिरिट फ्लावर और 3 पर्पल थंडर फ्रूट निकाल लिए। यीफोंग को वहां फिक्स देखकर वुफान ने अज्यूम किया कि उसका सीनियर इन हर्ब्स को नहीं पहचान पा रहा और थोड़ा इग्नोरेंट फील कर रहा है। वुफान ने उसे कंसोल करते हुए कहा, ये नॉर्मल बात है उन लोगों के लिए जो एल्केमी में ट्रेन नहीं है। हालांकि उसके सरप्राइज के लिए यीफोंग अचानक बाहर भाग गया, ये बोलते हुए कि वो पानी लेने जा रहा है।
वुफान अंदर ही अंदर हंसा, सोचने लगा कि उसका अनप्रिडिक्टेबल सीनियर एक्चुअली काफी कंसिडरेट है। वुफान ने सोचा कि वो बाद में उसके लिए कुछ और पिल्स क्राफ्ट कर देगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब यीफोंग वापस आया तो उसके पास सूप का एक बड़ा बर्तन था। वुफान अचानक झटके में आ गया जब उसने उन रेयर हर्ब्स को देखा जो उसने अभी बताए थे, और वो उस सूप के ब्रॉथ में तैर रहे थे। जल्दी जल्दी वुफान ने हर्ब्स को सूप से बाहर निकाला, और जब उन्हें केयरफुली चेक करके पता चला कि वो रियल थे तो उसे लगा वो फटने वाला है। ब्रदर, आपने बिना सोचे समझे इतने कीमती ट्रेजर्स वेस्ट कर दिए। यीफोंग ने वुफान के हाथ से तुरंत वो हर्ब्स वापस छीन लिए और कैजुअली रिमार्क दिया, मैंने सुना है स्पिरिचुअल हर्ब्स को ब्रू करना कल्टिवेटर्स के लिए बेनिफिशियल होता है। मेरी गलती है, मुझे लगा ये स्पिरिचुअल हर्ब्स बहुत स्पेशल थे। ये कहते हुए यीफोंग ने वुफान के सामने उन प्रेशियस हर्ब्स को अपने पैरों से क्रश करना शुरू कर दिया और थोड़ा और ठीक से पीसने के लिए जमीन पर रगड़ भी दिया। पैनिक करते हुए वुफान चिल्लाया, रुको। वो यीफोंग की तरफ झुका, कोशिश कर रहा था कि बचे हुए हर्ब्स का कुछ हिस्सा तो बचा ले, पर ध्यान से देखने पर हर्ब्स का एक निशान तक बाकी नहीं बचा था। वुफान उस अचानक हुए झटके से सुन्न पड़ चुका था। दूसरी तरफ यीफोंग ने रिसोर्सेज सक्सेसफुली वेस्ट करने पर 1500 स्पेंडिंग पॉइंट्स अर्न किए। वो हल्का सा हंसा, ये फील करते हुए कि उसका ये वेस्ट कंप्लीटली प्रॉफिटेबल था। आखिर उसने अभी तक सिर्फ 3 हर्ब्स को डिस्ट्रॉय किया था, उसके पास और 6 बचे थे। इस वक्त वुफान पूरी तरह डिजेक्टेड था। इतने प्रेशियस हर्ब्स को अपनी आंखों के सामने इस तरह डिस्ट्रॉय होते देखना उसके लिए अनबेरेबल था, स्पेशली ये सोचते हुए कि उसके खुद के ग्रैंडफादर ने भी ऐसे रेयर हर्ब्स पहले कभी नहीं देखे थे। वुफान इनकंसोलेबल था और बुरी तरह रोने लगा। यीफोंग उसके पास उसको कंफर्ट करने आया। इट्स ओके, मेरी गलती है कि मैंने हर्ब्स नहीं पहचानी। अब वो पीस चुकी हैं, तो तुम आराम करो, मैं अपने कमरे में निकलता हूँ। अपने कमरे में वापस आने के बाद यीफोंग ने तुरंत उन प्रेशियस हर्ब्स को फुट सोक के लिए यूज कर लिया। ये सच में बहुत लग्जूरियस फील हो रहा था। हालांकि उसने एक बात नोट नहीं की, उसके पैर धीरे धीरे काले पड़ते जा रहे थे। उसी वक्त वुफान दौड़ता हुआ आया। भले ही उसे ये नहीं पता था कि उसके सीनियर के पास ये रेयर हर्ब्स कहां से आए थे, पर वो उसे उनका प्रॉपर्ली यूज करने की वार्निंग देना चाहता था। ऐसा नहीं था कि वो इन वैल्यूएबल हर्ब्स को चाहता था, बल्कि बात यह थी कि उन हर्ब्स को अलग अलग भी यूज किया जा सकता था, पर अगर स्पेसिफिकली बैम्बू, डीमन ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट को कंबाइन किया जाए तो एक पोटेंट टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। ये डेडली नहीं है, पर इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। अचानक यीफोंग की चीख पूरे रूम में गूंज उठी। उसने फाइनली अपने काले पड़ गए पैरों को देख लिया था। ये सुनकर वुफान को समझ आया कि जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। ये सोचते हुए कि उसके सीनियर ने दोबारा कुछ बेवकूफी की है, उसने फोर्स से गेट को लात मारकर खोला, पर टब में पैरों को सोख होता देखकर वो कुछ बोल ही नहीं पाया। घबराहट में यीफोंग ने उससे पूछा, क्या हो रहा है, पर वुफान ध्यान नहीं दे रहा था। उसका चेहरा एकदम डरावने डार्क रंग में बदल गया था। इस हरकत से यीफोंग ने दोबारा एक सक्सेसफुल वेस्ट किया था और उसे और 1500 स्पेंडिंग पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिला। इसके ऊपर 1000 स्पेंडिंग पॉइंट्स से वो अपने पैरों के टॉक्सिन को ठीक कर सकता था। सिस्टम का सोल्यूशन आने पर यीफोंग का डर पूरी तरह गया। सच कहूं तो उसने इस तरह हर्ब्स को वेस्ट करने का सोचा नहीं था, इसलिए उसने अपने रूम में चुपचाप अपने पैर भिगो लिए थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका जूनियर वहां आ टपकेगा। वुफान ने गुस्से में आते हुए सीनियर को डांट लगाई, सीनियर, मैं आपको यही वार्न करने आया था। आप बैम्बू डीमन ग्रास को पर्पल थंडर फ्रूट के साथ मिक्स नहीं कर सकते, ये एक पॉइजन प्रोड्यूस करता है। यीफोंग ने ऑकवर्डली हंसकर सिस्टम के थ्रू चुपचाप डिटॉक्सिफाई कर लिया और सिर्फ 1 ही मिनट में उसके पैर ठीक हो गए। वुफान वापस से हैरान था। ये टॉक्सिन ठीक करने में इतना डिफिकल्ट था, पर उसको स्पीचलेस तब किया जब यीफोंग वापस अपने पैर टब में डालकर एंजॉय करने लगा। अब सिस्टम का डिटॉक्स मेथड पता चलने के बाद यीफोंग परेशान नहीं था। वो बस इस मेडिसिनल बात को पूरी तरह एंजॉय करना चाहता था। बुरे से बुरे सिनेरियो में वो डिटॉक्सिफाई दोबारा सिस्टम के थ्रू करवा लेगा, और सिस्टम न सिर्फ उसको डिटॉक्सिफाई कर सकता था, वो बाकियों को भी डिटॉक्सिफाई कर सकता था। ये देखकर यीफोंग मुस्कुराया और बोला, जूनियर वुफान, आ जाओ मेरे पास, ये टब काफी बड़ा है। ये मेडिसिनल बात बहुत एमजिंग फील होगा, और पॉइजन की टेंशन मत लो, मैं उसे तुम्हारे लिए हैंडल कर लूंगा। वुफान पूरी तरह फ्लैबगास्टेड था। ये क्लियरली जहरीला पानी था। वो इस नजारे को और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने यीफोंग को फेयरवेल बिड करना बेहतर समझा। इस मोमेंट पर वो खुद से पूछने लगा कि उसे सेक्ट लीडर को बता देना चाहिए। उसने सोचा था कि ये प्रेशियस हर्ब सेक्ट की अमानत थी, पर थोड़ा सोचने के बाद उसे स्निच करना ठीक नहीं लगा। वो बुरी तरह होपलेस फील करता हुआ वहां से निकल गया। यीफोंग ने अपने सोक को फिनिश करने के बाद सिस्टम से दोबारा डिटॉक्सिफाई किया। फिर 900 स्पेंडिंग पॉइंट्स यूज करके उसने अपना कल्टिवेशन सीधा क्यूई एक्टिवेशन रेल्म के 9th लेवल तक पहुंचा दिया। इसी बीच सेक्ट लीडर के मेन हॉल में लुओ चिंचुआ यीफोंग के बैकग्राउंड के बारे में ओल्ड बाय से डिस्कशन कर रही थी। ओल्ड बाय ने सजेस्ट किया कि वक्त के साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो बात ओल्ड बाय को स्पेसिफिकली कंसर्न करती थी वो ये थी कि इस लड़के के पास पावर है जो कि उसकी यंग मिस के दिमाग और इमोशंस को अफेक्ट करती है। जब जब लुओ चिंचुआ यीफोंग के बारे में सोचती थी उसके दांत करकराते थे गुस्से में। उसे लगता था कि आसमानों ने यीफोंग को उनके लिए एक श्राप बनाकर भेजा था। और नया डिसाइपल लंग वुफान भी कुछ अलग नहीं था, वो भी बिल्कुल सेम ही था। तभी उन दोनों को एहसास हुआ एक इमेंस स्पिरिचुअल पावर गैदरिंग का जो डिसाइपल्स क्वार्टर्स की तरफ से आ रही थी। ओल्ड बाय को ये बहुत फेमिलियर सा फील हो रहा था, पर एक तरीके से उसे इम्प्रॉबेबल भी लग रहा था। आखिर यीफोंग ने अभी कुछ ही देर पहले द पीक ऑफ स्पिरिट सी रेल्म्स 9th लेवल को ब्रेक थ्रू किया था, तो वो वापस से इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है? ओल्ड बाय को पहले वाले अचानक ब्रेक थ्रू का अभी तक पूरा याद था। भले ही वो उसे बिलीव ना कर सके, पर यीफोंग वो व्यक्ति था जिसने लॉजिकल बातों को हमेशा गलत साबित किया था। अब वो सिर्फ ब्रेक थ्रू एनॉमली के खत्म होने का वेट कर सकते थे, उसके बाद वो बता सकते थे कि वो पावर एक्चुअली यीफोंग की थी या किसी और की। पर जैसे ही की एक्टिवेशन रेल्म की ऑरा सेंस हुई, वो दोनों श्योर थे कि ये यीफोंग की पावर थी। पर पावर रुक नहीं रही थी। यीफोंग कीप ऑन ब्रेकिंग थ्रू। पलक झपकते ही उसने क्यूआई एक्टिवेशन रेल्म के 3rd लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया, और थोड़ी देर और बाद वो सीधा द पीक ऑफ क्यूआई एक्टिवेशन रेल्म के 9th लेवल तक पहुंच गया।
ये सब देखकर ओल्ड बाई सच्चे मन से बहुत एक्सिलरेटेड थे और साइलेंटली यीफोंग के लिए चीयर कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि वो द मर्जिंग स्पिरिट realm तक भी पहुंच जाए, पर थोड़ी देर में ब्रेक थ्रू फिनोमेनन रुक गया और पूरा प्रोसेस लगभग 5 मिनट्स लंबा था। ओल्ड बाई एक बार और इस नज़ारे से शॉक थे। उसने सोचा कि उस कल्टिवेशन स्पीड को क्लियरली स्यूनचन कन्वेंशन की बेस्ट स्पीड बताना गलत नहीं होगा। लुओ चिंचुआ डीपली डिसहार्टेड हो चुकी थी। नो वंडर ये मर्द पहले इतना कॉन्फिडेंट था। उसे क्लियरली कोई गुड गाइडेंस नहीं चाहिए मेरी। ये बातें सोच के लुओ चिंचुआ को थोड़ा खतरा महसूस होने लगा अपने अंदर। ओल्ड बाई, क्या आपको लगता है कि ये हमें एक सेक्ट लीडर के रूप में कुछ ही दिनों में पछाड़ देगा? लुओ चिंचुआ ने पूछा। ये सुनकर ओल्ड बाई को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हुआ, जैसे उन्होंने थोड़ा ज्यादा ही बढ़ाई कर दी यीफोंग की। उसने तब तुरंत लुओ चिंचुआ को सहारा देने के लिए बताया कि मिस, जैसे जैसे हायर लेवल्स पर जाते हैं वैसे वैसे ग्रोथ भी स्लो होने लगती है और ब्रेक थ्रू और बड़ा हो जाता है। सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं बल्कि बहुत सारे रिसोर्सेज और एलिक्सर्स भी लगते हैं, स्पेशली फाउंडेशन रेम पहुंचने के बाद। हालांकि ओल्ड बाई ये बात वर्बली बोल रहा था, उसे शांति देना चाहता था, पर अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि हाँ, वो आसानी से पकड़ ही लेगा उसके स्तर को। उसी वक्त दूसरी और लंग वुफान भी काफी शॉक थे। क्या सच्ची में यही मेरा अनरिलायबल सीनियर ब्रदर थे? इतनी दमदार ताकत! उसने सांस लेते लेते 9 realms पार कर लिए। नो वंडर मेरे ग्रैंडफादर चाहते थे कि मैं यहीं रुकूं, मुझे भी आगे चलकर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वुफान ने फाइनली मन ही मन में डिसाइड किया। अगले दिन यीफोंग एक गहरी नींद से उठा। आज उसने स्पेंडिंग प्रोडक्ट के रूप में 10,000 टियर 3 फीट 9 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल्स रिसीव की थी, पर उसके पास सिर्फ 310 स्पेंडिंग पॉइंट्स बचे थे। ये देखकर यीफोंग को बहुत पछतावा हुआ। उसे पिछले दिन इतना फ्लैम्बॉयंट नहीं होना चाहिए था। उसने सिर्फ अपने पैरों का जहर निकालने और सोक करने के लिए 2000 पॉइंट्स वेस्ट कर दिए थे। हालांकि आज का स्पेंडिंग प्रोडक्ट उसके जूनियर को चढ़ाने के लिए परफेक्ट लग रहा था। अगर ऐसी बात है तो वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। वो वुफान का रिएक्शन देखने के लिए ईगली वेट कर रहा था। जब वो उससे इन पिल्स के इफेक्ट्स के बारे में पूछेगा, ये जरूर बहुत एंटरटेनिंग होगा। कहीं और वुफान को अचानक से एक छींक आई, जैसे उसे किसी आने वाले खतरे का एहसास हो रहा हो। इस वक्त यीफोंग अपने जूनियर ब्रदर के रूम में पहुंचा, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि वुफान कल की बेइज्जती से डिफीट फील करके शायद भाग गया है। तभी ओल्ड बाई वहां अपीयर हुए और उसे बताया कि लंग वुफान और लुओ चिंचुआ पास के एक टाउन में स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने गए हैं। उन्होंने यीफोंग को भी वहां चलने का ऑफर दिया। ये देखकर यीफोंग इनक्रेडिबली एक्साइटेड हो गया। नई चीजें देखने और सीखने के लिए वो बहुत ईगर था। हालांकि उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सबसे करीब के टाउन में भी उड़कर जाने में 5 घंटे लगेंगे। बोर्ड होकर उसने ओल्ड बाई से बातचीत शुरू की और बैम्बू डीमन ग्रास, व्हाइट स्पिरिट फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट के यूजेस के बारे में पूछा। ओल्ड बाई ने बताया कि ये स्पिरिचुअल हर्ब्स 3rd टियर की सबसे रेयर हर्ब्स में से हैं और किसी भी एल्केमिस्ट के लिए ये प्राइसलेस है। जहां तक इनके यूजेस का सवाल है, बेहतर होगा कि वो वुफान से पूछे, क्योंकि उन्हें खुद इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ये सुनकर यीफोंग हंस पड़ा। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि वो सच में कितनी प्रेशियस थी। कोई हैरानी नहीं कि जब उसने कल इन हर्ब्स को अपने पैरों को सोक करने के लिए यूज किया तो वुफान ने उस पर वेस्टफुल होने का इल्जाम लगाया था। ये सुनते ही ओल्ड बाई ने अचानक अपनी फ्लाइंग सोर्ड रोक दी और बिविल्डरमेंट से उसको घूरा। तुमने उन्हें अपने पैरों को सोक करने के लिए यूज किया? यीफोंग ने मिस्चीवियसली ग्रिन किया। बिल्कुल, शायद किसी दिन मैं आपको भी ट्राई करवाऊंगा। ये बिल्कुल इन्विगोरेटिंग फील होता है। हालांकि ओल्ड बाई को समझ नहीं आया कि यीफोंग के पास इतने प्रेशियस मटेरियल्स कहां से आए, पर उन्हें पता था कि उन्हें यीफोंग की गुड बुक्स में रहना होगा, इस उम्मीद में कि फ्यूचर में यीफोंग उनके साथ भी कुछ शेयर करेगा। कई घंटों बाद वो आखिरकार उस नजदीकी टाउन में पहुंच गए। ओल्ड बाई को कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो पहले निकल गए और यीफोंग से बाद में मिलने का प्रॉमिस किया। जाने से पहले उन्होंने यीफोंग को वार्न किया कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अकेला फील करते हुए यीफोंग ने ग्रम्बल किया, तो आप मुझे सिर्फ राइड के लिए साथ लाए थे। इस वक्त ओल्ड बाई ने सच में रिलीफ फील किया। अब वो फाइनली अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते थे। यीफोंग वहां घूमने लगा, हर चीज को लेकर क्यूरियस था। वो तो गलती से एक ब्रॉथल में घुसने ही वाला था। आखिर में वो तियानी ऑक्शन हाउस पहुंच गया, रेडी टू इंडल्ज इन सम स्पेंडिंग। पर उसे थोड़ी चिंता थी कि अपनी दौलत दिखाने से कहीं वो ट्रबल अट्रैक्ट ना कर ले। अनएक्सपेक्टेडली सिस्टम ने उसकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया और उसे डिवाइन टाइकून्स गार्ड प्रोवाइड किया। अगर उसकी जान को कभी खतरा हुआ तो डिवाइन टाइकून्स गार्ड उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए अपीयर होगा। हालांकि ये सिर्फ उन थ्रेट्स को एलिमिनेट करेगा जो होस्ट को डायरेक्टली इंडेंजर करते हैं। ये देखकर यीफोंग की हंसी छूट गई। ये सच में एक अनबीटेबल स्पेंथ्रिफ्ट सिस्टम था। अब वो बिना किसी चिंता के स्प्लर्ज कर सकता था। इसके बाद वो कॉन्फिडेंटली ऑक्शन हाउस के अंदर चला गया। अंदर आते ही उसने अटेंडेंट को बताया कि उसे कुछ एलिक्सर्स ऑक्शन करने हैं। अटेंडेंट ने उसे इंचार्ज से इंट्रोड्यूस करवाया, जो एक 6th टियर एल्केमिस्ट थे जिनका नाम झाओ एंकियन था। मिलने पर यीफोंग ने उन्हें अपनी इंटेलिजेंस का फ्रूट प्रेजेंट किया, द क्लियर मिस्टीरियस पिल। ये देखकर झाओ एंकियन ने कुछ खास नहीं सोचा। ये सिर्फ एक 3rd टियर एलिक्सर था और इसकी कोई खास वैल्यू नहीं थी। हालांकि ध्यान से देखने पर वो चौंक गए। ये एक 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल थी। इसने उन्हें प्रोफाउंडली स्टार्टल कर दिया था। कंफ्यूज्ड यीफोंग ने पूछा, क्या ये पिल सच में इतनी स्ट्रांग है? झाओ एंकियन ने एक्साइटेडली रिप्लाई किया, बहुत पावरफुल। भले ही ये सिर्फ एक 3rd टियर क्लियर मिस्टीरियस पिल है, पर इसे रिफाइन करने का प्रोसेस बहुत इंट्रिकेट है। एक छोटी सी गलती भी इस पिल को इनकम्प्लीट बना सकती है। ये 9 स्ट्राइप्ड वर्जन इस पिल के इफेक्ट्स को मैक्सिमाइज कर देता है। मार्केट में मैंने आज तक सिर्फ 8 स्ट्राइप्ड वाली देखी है। जब स्ट्राइप्स के नंबर की बात आई तो यीफोंग बिल्कुल क्लूलेस लग रहा था और कुछ समझ नहीं पा रहा था। झाओ एंकियन ने एक्सप्लेन करना कंटिन्यू रखा। एक कंप्लीट एलिक्सर 10 स्ट्राइप लेवल का होता है, जहां हर एक स्ट्राइप उसकी एफिकेसी का 10% रिप्रेजेंट करती है। यीफोंग ध्यान नहीं दे रहा था। वो सोच रहा था कि ये आदमी इतना लंबा क्यों बोल रहा है। उसकी ये बोस्टिंग देखकर इंपेशेंट यीफोंग बस इसका प्राइस जानना चाहता था। ये पिल कितने में बिक सकती है?
तब जाके झाओ एंगशन ने प्राइस मेंशन किया। एक रेगुलर थर्ड टियर पिल की कीमत लगभग 100,000 लोअर टियर स्पिरिट स्टोन्स होती है, पर इस हाई क्वालिटी 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल का प्राइस डिटरमिन करना मुश्किल है। सिर्फ एक ऑक्शन ही इसकी ट्रू वैल्यू रिवील कर सकता है। यीफोंग दंग रह गया। ये टूटी हुई पिल कम से कम 100,000 लोअर टियर स्पिरिट स्टोन्स की हो सकती है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, स्पेशली जब उसने रिसेंटली 600,000 अपर टियर स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए थे एक डिसाइपल की पोजीशन खरीदने के लिए और ओल्ड बाई को टेलिस्मन्स फेंकने के लिए हायर करने के लिए। झाओ एंगशन का तो दिमाग खराब हो गया। तुम इस 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल को एक टूटी हुई पिल बोल रहे हो? इसने उन्हें ऐसा फील करवाया जैसे वो किसी कचरे से डील कर रहे हो। फिर यीफोंग ने पूछा कि अगला ऑक्शन कब है। झाओ एंगशन ने बताया कि दोपहर में एक ऑक्शन है। इसके साथ ही यीफोंग ने उन्हें एक और 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल थमा दी। तुम सीधा ऑक्शन हेड से कॉन्टैक्ट करो और इन दोनों पिल्स को आफ्टरनून ऑक्शन में ऐड कर दो। मैं पैसे बाद में कलेक्ट कर लूंगा। यीफोंग का ये एरोगेंस देखकर झाओ एंगशन काफी एजिटेटेड थे। दूर से यीफोंग की बड़बड़ाहट सुनाई दी। पता नहीं कौन सा बेवकूफ ऐसी महंगी पिल के लिए बिड लगाएगा। इस बात ने झाओ एंगशन को परप्लेक्स छोड़ दिया। क्या ये चीज उन्हें भी एक बेवकूफ नहीं बनाती? यीफोंग चलते चलते क्लियर मिस्टीरियस पिल्स खाता जा रहा था। आखिर उसे आज के दिन 10,000 पिल्स कंज्यूम करनी थी। उसी वक्त उसने पास ही एक स्ट्रे डॉग को देखा। उस मासूम कुत्ते को देखकर यीफोंग ने उसे एक बड़ा सा बोन खिलाया, ये प्लान करते हुए कि वो इस लिटिल येलो को अडॉप्ट कर लेगा। ऑफ कोर्स यीफोंग के अपने मोटिव्स थे। उनके पास लोग बहुत कम थे। उसकी ब्यूटीफुल मास्टर, ओल्ड बाई और जूनियर ब्रदर, ये सब मिलकर भी इन सारी 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल्स को फिनिश नहीं कर सकते थे। अब लिटिल येलो के साथ वो इन्हें जल्दी कंज्यूम कर सकते थे। फर्दरमोर फ्यूचर में और भी एलिक्सर्स वेस्ट करने थे और इसमें लिटिल येलो हेल्प कर सकता था। अपने आने वाले ट्रेजेडी से बेखबर लिटिल येलो बस अपने खुशी के पल एंजॉय कर रहा था। इसके बाद यीफोंग ने डिसाइड किया कि वो लिटिल येलो को नहलवाएगा और उसके बाद वो अपने काम पर लगेंगे। वो लिटिल येलो को एक रेस्टोरेंट में ले गया, पर कुत्ता बहुत गंदा था, इसलिए वेटर ने उसे अंदर आने नहीं दिया। यीफोंग ने काउंटर किया, बस मुझे इतना बताओ कि इसके कितने स्पिरिट स्टोन्स लगेंगे। मुझे एक प्रीमियम रूम दो, मैं अपने कुत्ते को नहलाना चाहता हूँ। हालांकि वेटर बहुत फर्म लग रहा था, किसी भी कीमत पर लिटिल येलो को अंदर अलाउ नहीं किया जा सकता था। यीफोंग फ्रस्ट्रेटेड था। तुम इतने इनफ्लेक्सिबल क्यों हो? पर जब यीफोंग ने एक सब्सटेंशियल सम ऑफ स्पिरिट स्टोन्स निकाली तो वेटर तुरंत गर्म पानी ले आया। पर यीफोंग थोड़ा अपसेट था। उसने रूम के लिए 10 गुना ज्यादा प्राइस पे किया था, फिर भी सिस्टम ने इसे वेस्टफुल बिहेवियर में काउंट नहीं किया। लिटिल येलो उसे पजल्ड होकर देख रहा था। यीफोंग ने उसे जल्दी से साफ होने को कहा, क्योंकि साफ होने के बाद उन्हें अपने काम पर लगना था। ध्यान से देखने पर यीफोंग को लगा कि ये कुत्ता थोड़ा डम है, उसे उसकी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अवेकन करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसी पल यीफोंग ने लिटिल येलो को क्लियर मिस्टीरियस पिल्स खिलाना शुरू कर दिया। ओब्लिवियस लिटिल येलो मजे से खा रहा था, पर जल्दी ही वो अपने इस फैसले पर रिग्रेट करने वाला था। यीफोंग अम्यूज्ड था। वो प्लान कर रहा था कि लिटिल येलो को टूल की तरह यूज करेगा बाकी वेस्टफुल एलिक्सर्स या हर्ब्स कंज्यूम करने के लिए। लिटिल येलो के लिए कुछ क्लियर मिस्टीरियस पिल्स छोड़कर यीफोंग बाहर घूमने निकल गया। अनबेनोन्स टू हिम उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही उन क्लियर मिस्टीरियस पिल्स की मदद से लिटिल येलो की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अवेकन हो चुकी थी और उसकी अपीयरेंस पूरी तरह चेंज हो गई थी। कुछ घंटों बाद जब यीफोंग वापस आया तो उसने सोते हुए लिटिल येलो को जगाया और बोला, तुम सच में स्लैक कर रहे हो। तुमने अभी तक सिर्फ 2000 से थोड़ी ज्यादा क्लियर मिस्टीरियस पिल्स खाई हैं और तुम ऑलरेडी लेजी हो गए हो। उठने पर लिटिल येलो ने प्रोटेस्ट में हाउल किया, वो और नहीं खा सकता था। ये देखकर यीफोंग के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था बल्कि उसके साथ सो जाने का, ताकि पिल्स डाइजेस्ट हो सके। एक वेस्टफुल टाइकून बनना सच में एग्जॉस्टिंग काम था। जब लिटिल येलो सो रहा था वो हजारों क्लियर मिस्टीरियस पिल्स उसको एक मिथिकल बीस्ट बनने की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रही थीं। कहीं और ओल्ड बाई अपने एक पुराने दोस्त ओल्ड शिया के साथ फुर्सत में बातें कर रहे थे। ओल्ड शिया ने शेख ही मारना शुरू किया, क्या तुम्हें पता है मुझे अभी ऑक्शन ब्रांच में क्या मिला है? 2 स्पेशल थर्ड टियर क्लियर मिस्टीरियस पिल्स। क्या तुम्हें पता है उनमें कितनी स्ट्राइप्स हैं? तुम सुबह से इस बात को लेकर इतने फंस कर रहे हो। वो जरूर 7 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल्स से ज्यादा की होंगी, है ना? उन्हें किसने रिफाइन किया है? ओल्ड शिया ने अपनी उंगलियों से 9 बनाया। 9 स्ट्राइप्स, और वो 2 हैं। मुझे नहीं पता उन्हें किसने रिफाइन किया है। मैं बस इतना जानता हूं कि एक यंग मैन उन्हें ऑक्शन के लिए लाया था। मैंने पर्सनली उन्हें इंस्पेक्ट किया है। वो नियर परफेक्शन है, एक 10 स्ट्राइप पिल के बहुत करीब। ओल्ड बाय इनक्रेडिबली सरप्राइज्ड थे। क्या तुम्हें उस यंग मैन का नाम पता है? ओल्ड शिया ने हाथ फैला दिए। नहीं पता। उसने अपना नाम नहीं बताया, सिर्फ पिल्स ऑक्शन के लिए छोड़ दी। किसी वजह से ओल्ड बाय के दिमाग में तुरंत यीफोंग का ख्याल आया, स्पेशली तब जब ओल्ड शिया ने ऐड किया, मैंने जो सुना है उस हिसाब से वो यंग मैन इन 2 पिल्स के बारे में काफी इंडिफरेंट लग रहा था। डॉट्स कनेक्ट करते हुए ओल्ड बाय ऑलमोस्ट सर्टन थे कि ये यीफोंग का ही काम था। एक पल के लिए उनकी बोलती बंद हो गई और उन्होंने सजेस्ट किया कि वो उससे मिलने चलें। ओल्ड शिया पजल थे। तुम्हारी लेडी के पर्सनल डिसाइपल में ऐसी क्या खास बात है? ओल्ड बाय को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे एक्सप्लेन करे, तो उन्होंने बस उसे फॉलो करने को बोल दिया। इसी बीच तियानियो ऑक्शन हाउस में लुओ चिंचुआ ऑक्शन अटेंड कर रही थी। उसने गलती से वहां वो 2 क्लियर मिस्टीरियस पिल्स देख ली थी। उनके ओरिजिन से अनजान उसने उनके लिए बिड करने का डिसाइड किया ताकि उन्हें बाद में यीफोंग और वुफान के लिए यूज कर सके। लुओ चिंचुआ का थॉट ये था कि वो उनके सामने अपनी फेस रिगेन कर सकेगी, स्पेशली यीफोंग के सामने। उसे पूरा विश्वास था कि यीफोंग के पास ऐसी प्रेशियस पिल तो नहीं होगी और वो इस बात का वेट कर रही थी कि यीफोंग उसके लिए उसकी पूजा करेगा। ये सोचकर वो खुशी से हंसने लगी। उसी वक्त ओल्ड बाय और ओल्ड शिया यीफोंग के रूम के बाहर पहुंचे। कुछ देर नॉक करने के बाद जब कोई आंसर नहीं आया तो ओल्ड शिया ने स्पेकुलेट किया, क्या वो सो रहा होगा? ओल्ड बाय इरिटेटेड थे। एक क्वालिफाइड कल्टिवेटर को अपना प्रेशियस टाइम सोने में वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने डिसाइसिवली दरवाजा लात मारकर खोला और यीफोंग को उठने के लिए चिल्लाए। हालांकि जब उन्होंने टेबल पर कुत्तों की प्लेट में भरी हुई क्लियर मिस्टीरियस पिल्स देखी और ग्राउंड पर स्कैटर्ड बची हुई क्लियर मिस्टीरियस पिल्स देखी तो वो दोनों स्टन रह गए।
शोर से उठकर और ड्राउजी देखते हुए यीफोंग ने ओल्ड बाई को ग्रीट किया। आप अचानक यहाँ कैसे आ गए? क्या आपके काम खत्म हो गए? फिर फ्लोर पर बैठे कुत्ते को देखकर उसने डांट लगाई। तुम सिली डॉग, हमेशा सोते रहते हो। तुमने अभी तक इन पिल्स को फिनिश क्यों नहीं किया? इस पॉइंट पर लिटिल येलो ने उन क्लियर मिस्टीरियस पिल्स के लिए बिल्कुल इंसानों जैसा डिस्डेन शो करते हुए उन्हें लात मार दी। ओल्ड बाई और ओल्ड शिया दोनों इस नजारे को देखकर ठगे से रह गए थे। ये 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल्स थीं। वो उन्हें ट्रेजर्स की तरह संभाल कर रखते और यहाँ एक कुत्ता उन्हें डिस्डेन कर रहा था। ओल्ड शिया प्रैक्टिकली शॉक में थे। उन्होंने सोचा, मैं एक 9th टियर एल्केमिस्ट और तियानियो ऑक्शन हाउस का हिडन बॉस एक कुत्ते से अपस्टेज्ड हो रहा हूँ। ओल्ड बाय ने ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए रिमार्क दिया, ये कुत्ता थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रहा है। देखो कैसे सराउंडिंग से स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी में ड्रॉ हो रही है। इसके पास किसी बीस्ट की ब्लड लाइन नहीं है, पर लगता है ये उसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसकी बॉडी में कोई इंप्योरिटीज नहीं है। ओल्ड शिया ने डिसबिलीफ में पूछा, यीफोंग, तुमने इस कुत्ते को आखिर कितनी क्लियर मिस्टीरियस पिल्स खिला दी हैं? यीफोंग ने एक पल के लिए सोचा और रिप्लाई किया, ज्यादा नहीं, शायद करीब 2000। ये सुनते ही ओल्ड शिया के मुंह से पुराना खून निकलने लगा। फिर वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और ओल्ड बाय का कॉलर पकड़ लिया। 2000 से ज्यादा? क्या स्टार सोल सेक्ट के डिसाइपल्स ऐसे होते हैं? इतनी प्रेशियस 9 स्ट्राइप क्लियर मिस्टीरियस पिल्स को एक कुत्ते को खिला दिया और तुमने उसे रोका तक नहीं? ओल्ड बाय ने हेल्पलेसली रिप्लाई किया, मैं कैसे रोकता? ये लड़का इतना अमीर है कि मैं खुद इसके लिए काम करता हूँ। ओल्ड शिया डिसबिलीफ में बोले, तुम स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के 8 एल्डर्स में से एक और ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग रेल्म के पावर हाउस एक डिसाइपल के लिए काम कर रहे हो? ओल्ड बाय ने कंधे उचका दिए, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ये पे बहुत अच्छा करता है। ये सिचुएशन देखकर यीफोंग ने ओल्ड बाय से एक और फेवर मांगने का मौका ढूंढ लिया। सेम ओल्ड टर्म्स, 1 लाख टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स। बिना किसी हेजिटेशन के ओल्ड बाय अग्री हो गए। तुम बस हुक्म करो, मैं अभी भी स्ट्रांग हूं और कुछ भी कर सकता हूं। यीफोंग ने रिवील किया कि उसके पास और 7000 से ज्यादा क्लियर मिस्टीरियस पिल्स हैं जो आज रात तक कंज्यूम करनी है। आपके दांत अभी भी काफी ठीक होंगे, है ना? ओल्ड बाय ने कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड किया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं अभी भी जवान हूं, मेरे दांत परफेक्ट कंडीशन में है। ये एक्सचेंज देखकर ओल्ड शिया डम्फाउंडेड थे। तुमने इतनी कैजुअली अग्री कर लिया? और क्या तुम डेंचर्स पहन रहे चाहिए हो? फिर यीफोंग ने टेबल पर क्लियर मिस्टीरियस पिल्स का एक पहाड़ उड़ेल दिया, जिसने ओल्ड शिया को दोबारा शॉक कर दिया। उन्हें उड़ेलने के बाद यीफोंग ने स्माइल किया, ओल्ड बाय शुरू कीजिए। ओल्ड बाय की आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगीं। ये 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल्स हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस उम्र में मुझे ऐसी सरप्राइज पार्टी मिलेगी। फिर उन्होंने वोरेशियसली उन पिल्स को खाना शुरू कर दिया, जोर जोर से क्रंच करते हुए। यीफोंग अब ओल्ड बाय पर और ध्यान नहीं दे रहा था। वो लिटिल येलो की तरफ मुड़ा, तुम्हारी बारी है सिली डॉग, खाते रहो। अगर तुमने दिन खत्म होने तक इसे फिनिश नहीं किया तो मैं तेरा स्ट्यू बना दूंगा। ये अनबिलीवेबल सीन देखकर ओल्ड शिया का पूरा वर्ल्ड व्यू ही हिला गया था। वो सोचने लगे कि क्या वो कोई सपना देख रहे हैं। इस वक्त यीफोंग चीयर लीडर की तरह ओल्ड बाय को चीयर कर रहा था। हालांकि ओल्ड बाय का अब पेट भरने लगा था। भले ही उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि ये क्लियर मिस्टीरियस पिल्स इतनी टेस्टी होंगी, पर क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ओवरपावरिंग लग रही थी। किसी वजह से उन 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल्स को देखते हुए ओल्ड बाय अपने पास्ट को रेमिनिस करने लगे। उन दिनों में वो एक अकेली 5 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल को कंज्यूम करने के लिए भी कितना स्ट्रगल करते थे। ये सोचते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर 60 साल पहले उन्हें ये 9 स्ट्राइप्ड पिल्स मिल गई होती तो उनका कल्टिवेशन फाउंडेशन और भी स्ट्रांग हो गया होता। यीफोंग को लगा कि ओल्ड बाय इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उनका पेट ज्यादा भर गया है, तो उसने उन्हें कंफर्ट किया, अगर आप और नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको 100,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे दूंगा। ओल्ड शिया ने इंटरवीन किया, किड तुम नहीं समझते, अगर उस वक्त मुझे और ओल्ड बाय को 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल्स मिल जाती तो हम शायद 9 टियर थंडर ट्रिबुलेशन पास करके कब का असेंड कर चुके होते। हम आज इस होपलेस सिचुएशन में नहीं होते। दोनों ओल्ड फेलोज अभी भी ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग रेल्म के 3rd टियर पर थे। हालांकि वो पोटेंशियली 4th ट्रिबुलेशन क्रॉस कर सकते थे, पर उनकी फाउंडेशंस इतनी वीक थीं कि वो रिस्क लेने लायक नहीं थे। उनकी परेशानी समझते हुए यीफोंग बोला, ऐसा है तो क्या आप फ्यूचर में ओल्ड बाय को असिस्ट कर सकते हैं? मैं फिर भी आपको 100,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दूंगा, इस बार के भी मिलाकर। ये सुनकर ओल्ड शिया फ्लैबरगास्टेड थे। उनका सारा दुख गायब हो गया। उन्होंने अपने हाथ रगड़े और पूछा, भले ही मैं तुम्हारी सेक्ट का नहीं हूं, क्या मैं फिर भी पार्टिसिपेट कर सकता हूं? यीफोंग ने नॉड करके इशारा दिया कि ये ओके है। ये देखकर ओल्ड शिया इंपेशेंटली क्लियर मिस्टीरियस पिल्स के पहाड़ के पास पहुंचे और इस तरह 2 बूढ़े आदमी और एक कुत्ता अपने पिल गॉर्जिंग सेशन में लग गए। फिर भी यीफोंग को लग रहा था कि कंजम्पशन स्पीड काफी स्लो है और सोच रहा था कि उसकी मास्टर और जूनियर ब्रदर वुफान कब आएंगे। ओल्ड बाय ने फुल पेट के साथ पूछा, तियानियो ऑक्शन हाउस वाली 2 क्लियर मिस्टीरियस पिल्स तुम्हारी ही थी, है ना? यीफोंग ने कंफर्म किया, हाँ, मैंने वो मीडियोकर पिल्स वहां बस ये देखने के लिए रखी थी कि वो कौन सा बेवकूफ होगा जो उन्हें खरीदेगा। ओल्ड शिया फिर डम्फाउंडेड थे। एक पिल जिसका प्राइस 1 मिलियन लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स है वो सस्ती नहीं होती, पर तुमने उसे बस खरीदने वाले को मॉक करने के लिए ऑक्शन पर लगा दिया। इसी बीच लुओ चिंचुआ उन 2 खरीदी हुई पिल्स को पकड़े यीफोंग की तरफ बढ़ रही थी। वुफान बहुत थ्रिल था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनकी मास्टर इतनी जेनरस होगी और वो यीफोंग के रूम की तरफ दौड़ पड़ा ये न्यूज शेयर करने के लिए। लुओ चिंचुआ भी काफी स्मग फील कर रही थी, यीफोंग के रिएक्शन का ईगली वेट करते हुए। उसने सोचा था, भले ही तुम कितने भी अमीर हो, मुझे नहीं लगता कि तुम 9 स्ट्राइप्ड क्लियर मिस्टीरियस पिल्स ले सकते हो। हालांकि जब वो यीफोंग के दरवाजे पर पहुंची तो उसने देखा कि वुफान एक जगह जम गया था और कपकपाते हुए उंगली से रूम के अंदर का सीन दिखा रहा था। ये यीफोंग और बाकी सब पिल्स खा रहे थे। इस नजारे ने लुओ चिंचुआ को क्रश करके रख दिया। दर्द अनबेरेबल था। वुफान ने शॉक में पूछा, मास्टर क्या हुआ? तब जाके अंदर बैठे लोगों का ध्यान लुओ चिंचुआ और वुफान पर गया।
उनके हाथों में 2 पिल बॉक्सेस देखकर ओल्ड बाय और ओल्ड शिया को लुओ चिंचुआ की बड़ी मिस्टेक रियलाइज हुई। उसने उन पिल्स के लिए ओवरपे किया था और एक्सप्लेनेशन के बाद उसे पता चला कि जिन पिल्स को उसने ऑक्शन में महंगी कीमत पर हासिल किया था वो एक्चुअली उसके अपने डिसाइपल ने ही कैजुअली वहां रखवा दी थी। लुओ चिंचुआ चाहे शॉक में या ह्यूमर में हंसने लगी। उसने सिचुएशन पलटने की सोची थी, पर यहां तो वो खुद एक मजाक बनकर रह गई थी। ओल्ड बाय की तरफ मुड़कर उसने पूछा, क्या ये फनी नहीं है? ओल्ड बाय को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दें, तो उन्होंने उसे कंसोल करने की कोशिश की। आपने ये उनके भलाई के लिए किया था, इसमें कुछ गलत नहीं है। शुक्र है, वुफान ने इंटरप्ट करके पूछा, ये फोंग, क्या मैं भी ये क्लियर मिस्टीरियस पिल्स खा सकता हूं? मैं भी इस पिल गॉर्जिंग में शामिल होना चाहता हूं। दोनों ओल्ड बाय और ओल्ड शिया ओवरजॉयड थे, इस उम्मीद में कि कोई और भी इस बर्डन को उनके साथ शेयर करेगा, क्योंकि ज्यादा खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही थी। यिफोंग ने वुफान को एनकरेज किया कि वो जितनी चाहे उतनी पिल्स खा सकता है। वुफान की एंटिसिपेशन से राल टपक रही थी। वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस से अनजान लग रहा था और ईगली उन पिल्स की तरफ झपट पड़ा। हालांकि उसी वक्त टेबल के एज से एक पिल सीधा जमीन पर गिरी, ठीक लिटिल येलो के पास। ये देखकर वुफान एक्सट्रीमली एंग्शियस हो गया। ये एक 9 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल थी। अगर कुत्ते ने इसे खा लिया तो उसका दिल टूट जाएगा। फिर भी अगले ही पल वो स्टन रह गया। लिटिल येलो, जिसका पेट पहले ही भरा हुआ था, उसने बिना किसी परवाह के उस पिल को लात मारकर दूर कर दिया, यहां तक कि उसके चेहरे पर इंसानों जैसी डिस्डेन थी। ये नजारा देखकर वुफान पूरी तरह से शॉक्ड था। इस वक्त ओल्ड शिया लुओ चिंचुआ के पास आए और एडवाइस किया, सेक्ट लीडर लुओ, यिफोंग की मास्टर होने के नाते आपको उसे मैनेज करना चाहिए। इतनी प्रेशियस 9 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल्स, और इसने 2000 से ज्यादा एक छोटे से कुत्ते को खिला दी है। ये एब्सोल्युटली वेस्टफुल है। ये सुनकर दोनों वुफान और लुओ चिंचुआ डम्फाउंडेड थे। यिफोंग ने हेल्पलेसली कहा, किसने कहा था इस कुत्ते को इंसानों से ज्यादा तेज खाने के लिए? ये सुनकर वुफान को थोड़ी एनवी हुई। उसे एक्चुअली खुद की किस्मत एक कुत्ते से भी ज्यादा बुरी लग रही थी। यिफोंग ने फिर सबको जल्दी खाने के लिए अर्ज किया, बची हुई उस बड़ी सी ढेर की तरफ इशारा करते हुए। लुओ चिंचुआ को इस सीन को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसके हिस्से में आखिर ऐसा डिसाइपल कैसे आ गया? 1 घंटे बाद ओल्ड बाय, ओल्ड शिया और वुफान तीनों डिफीट हो चुके थे। उनके पेट पूरी तरह से फुल थे और वो एक और निवाला भी नहीं खा सकते थे। यिफोंग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। अभी भी 2000 से ज्यादा पिल्स बची हुई थी। ये देखकर उसने अपनी मास्टर की तरफ प्लीडिंग आइज से देखा। लुओ चिंचुआ ने फर्मली रिफ्यूज कर दिया। ये मजाक था। ये मेरी एक मास्टर के रूप में डिग्निटी को डैमेज करेगा। यिफोंग को आखिर में उसकी हेल्प के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा, वरना वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर पाता। लुओ चिंचुआ ने सजेस्ट किया कि वो बची हुई पिल्स रख ले और वो उन्हें अपने फादर की सेक्ट में भेज सकती है, जहां वो जरूर कई टैलेंट्स को कल्टिवेट करेंगे। यिफोंग अग्री कर लेता, पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास सिर्फ 1 दिन बचा था और वो टाइम पर उन्हें डिलीवर नहीं कर पाता। हार न मानते हुए लुओ चिंचुआ ने ऑफर किया कि वो बची हुई पिल्स को 10 गुना ज्यादा प्राइस पर खरीद लेगी और फिर उन्हें अपने फादर की सेक्ट भेज देगी। पर जैसे ही उसने ये बात बोली, ओल्ड बाय और बाकी सब उसे स्केप्टिकल लुक से देखने लगे। क्या आप श्योर हैं कि आप यिफोंग के साथ पैसों की बात करना चाहती हैं? लुओ चिंचुआ को इनक्रेडिबली एम्बैरेस्ड फील हुआ। वो तो ऑलमोस्ट भूल ही गई थी कि इस बंदे के पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। आखिर में लुओ चिंचुआ को बची हुई पिल्स कंज्यूम करने के लिए मनाने के लिए यिफोंग ने उन पिल्स को एक प्लेट में हार्ट शेप में अरेंज किया और आसपास रोजेस रख दिए। पूरा रूम इंस्टेंटली एक फ्लोरल सेंट से भर गया। ब्लशिंग लुओ चिंचुआ ने एक क्लियर मिस्टीरियस पिल उठाई। सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उसे लगा कि उसके पास खाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। उस मोमेंट पर सारी क्लियर मिस्टीरियस पिल्स फाइनली सबने कंज्यूम कर ली थीं। हर किसी ने रफली 2000 से ज्यादा पिल्स खाई थीं और यिफोंग को उसका रिवॉर्ड मिल गया। उन 2 ओल्ड गाइज को हायर करने के लिए उसे 300 वेस्टफुल पॉइंट्स मिले थे। आज के प्रोड्यूस्ड आइटम्स को पूरी तरह कंज्यूम करने पर उसे 1000 वेस्टफुल पॉइंट्स मिले। उसे रिवॉर्ड के तौर पर 3 9 रेड सोल रिटर्निंग हर्ब्स और 5 9 रेड गोल्डन सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन्स भी मिले थे। आज की वेस्टफुलनेस परफेक्टली एग्जीक्यूट हुई थी। यिफोंग प्लेजेंटली सरप्राइज था। उसने इन एडिशनल रिवॉर्ड्स की उम्मीद नहीं की थी। इस पॉइंट पर लुओ चिंचुआ ओल्ड बाय के सामने लमेंट लगी। क्या आपको लगता है कि मेरा सेक्ट लीडर या मास्टर होना मीनिंगफुल है? मैं ना तो कल्टिवेशन में गाइड करती हूँ, ना ही रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ। जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तब भी मैं यिफोंग से कुछ प्रॉफिट निकाल लेती हूँ। ओल्ड बाय भी काफी हेल्पलेस थे। यिफोंग एक डिसाइपल की तरह बिल्कुल एक्ट नहीं करता। वो तो सेक्ट के मनी गॉड की तरह ज्यादा है, albeit वो थोड़ा ज्यादा वेस्टफुल है। इस टाइम पर यिफोंग ने ओल्ड शिया से पूछा, क्या आपको पता है कि 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब क्या होती है? अनएक्सपेक्टेडली ओल्ड शिया ये सुनते ही एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो गए। मैं इससे बहुत अच्छी तरह फेमिलियर हूँ। ये एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल हर्ब है। उसके बाद उन्होंने यिफोंग को एजुकेट करना शुरू किया। सोल रिटर्निंग हर्ब की हर पत्ती उसके मेडिसिनल इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जितनी ज्यादा पत्तियां होंगी उतनी ही ज्यादा पोटेंट वो होगी। मैंने आज तक एक सिंगल लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब भी नहीं देखी, तो 9 लीफ तो बहुत दूर की बात है। ये हर्ब सोल रिटर्निंग लाइफ सेविंग पिल क्राफ्ट करने के लिए सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अगर आप 24 घंटे से ज्यादा टाइम तक मरे हुए नहीं है, भले ही आपकी आत्मा पूरी तरह तबाह हो चुकी हो, ये पिल आपको वापस ला सकती है। ये इनक्रेडिबली पावरफुल है। ये लाइफ सेविंग पिल किसी भी ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग रेल्म एक्सपर्ट के लिए सबसे डेस्परेटली नीडेड मेडिसिन होती है। इस पिल के प्रोटेक्शन से अगर वो ट्रिबुलेशन क्रॉस करने में फेल भी हो जाते हैं, तो उनकी आत्मा इंटैक्ट रहेगी। फिर वो अपना फिजिकल बॉडी दोबारा रिक्रिएट करके लाइफ में वापस आ सकते हैं। ये बिल्कुल लिविंग और अंडरवर्ल्ड के बीच जंप करने जैसा है। पर यिफोंग ने अचानक पूछा, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अब तक ओल्ड बाय को समझ आ चुका था कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें वंडर होने लगा कि क्या यिफोंग के पास सच में वो हर्ब हो सकती है। उन्होंने कवर्टली ओल्ड शिया से पूछा, क्या आपको बैम्बू डीमन ग्रास, व्हाइट स्पिरिट फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में पता है? ओल्ड शिया ने एक्नॉलेज किया कि हाँ पता है, और बताया कि ये स्पिरिचुअल प्लांट्स रेयर होते हुए भी मेजर सेक्स के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज में मिल जाते हैं और ये इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। तब ओल्ड बाय ने रिवील किया कि यिफोंग ने इन हर्ब्स को पिछले दिन अपने पैरों को सोक करने के लिए कैसे यूज किया था। ओल्ड शिया पूरी तरह अस्टाउंडेड थे, ये बोलते हुए कि ये एक ह्यूज वेस्ट था।
अपने दोस्त को कंफर्ट करते हुए ओल्ड बाय ने सीक्रेटली यीफोंग को बोला, तुम्हारे पास पक्का 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब है ना? प्लीज इस बार इसे पैरों को सोक करने के लिए यूज मत करना। ये एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल हर्ब है। यीफोंग ने मर्मर्ड किया, पर मेरे पास तो 3 है। एक को सोक के लिए यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? ये सुनकर ओल्ड शिया एंग्शियस हो गए। एब्सोल्युटली नॉट। अगर तुम्हारे पास सच में 3 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब्स हैं तो प्लीज उन्हें मुझे बेच दो। मैं अपनी सारी एसेट्स खर्च करने को तैयार हूं। ये एक लाइफ सेविंग हर्ब है। अगर तुमने सच में इसे फुट सोक के लिए यूज किया तो ये एब्सोल्युटली इनसेन होगा। सिचुएशन देखते हुए यीफोंग चलकर लुओ चिंचुआ के पास गया, एक सोल रिटर्निंग हर्ब निकाला और उन्हें थमा दिया, ये कहते हुए, ये आपके डिसाइपल की तरफ से रिस्पेक्ट का एक टोकन है। इस पॉइंट पर लुओ चिंचुआ को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। यीफोंग ने न सिर्फ उसकी डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए 100,000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन स्पेंड किए थे, बल्कि उसकी मास्टर बनने के रिस्पेक्ट में उसे 400,000 का टोकन और गिफ्ट किया था। और अब वो उसे एक लेजेंडरी स्पिरिचुअल हर्ब भी गिफ्ट कर रहा था। उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो बस उसके पैसों पर पल रही हो। अनएक्सपेक्टेडली लुओ चिंचुआ के थॉट्स ने एक अजीब सा टर्न लिया। वो सोचने लगी कि क्या फ्यूचर में इस ग्रेटिट्यूड के बदले उसे अपनी बॉडी यीफोंग को ऑफर करनी पड़ेगी। उसे लगा जैसे उसका अपना ही डिसाइपल उसका ख्याल रख रहा है। नहीं, उसने सोचा, मैं ये सोल रिटर्निंग हर्ब एक्सेप्ट नहीं कर सकती। पर फिर उसे रियलाइज हुआ कि जब उसका खुद का ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करने का वक्त आएगा तो उसे भी लाइफ सेविंग पिल की जरूरत पड़ेगी। यीफोंग ने तब बची हुई 2 हर्ब्स का डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया, एक उसके फुट सोक के लिए और दूसरी ओल्ड बाय के लिए, जब तक कि वो कुछ मैनुअल लेबर करें। ओल्ड बाय ओवरजॉयड थे कि उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया था। हालांकि ओल्ड शाह ने इंक्वायर किया, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सिर्फ मैनुअल लेबर चाहिए? मेरे बारे में भी कंसिडर करो, मैं काफी स्ट्रांग हूं, पता है। मेरी अपीयरेंस पर मत जाओ। ट्रांसफॉर्म्ड मस्कुलर ओल्ड शिया को देखकर यीफोंग थोड़ा स्टार्टल गया। ओल्ड बाय थोड़े एंग्शियस हो गए और ओल्ड शिया को कन्फ्रंट करते हुए बोले, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वो सोल रिटर्निंग हर्ब मेरी है, इसके बारे में सोचना भी मत। वो दोनों आपस में लॉगरहेड्स पर थे, दोनों को वो हर्ब चाहिए थी। इसी बीच वुफान, जिसने बहुत ज्यादा खा लिया था, उनकी बातें सुन रहा था। वो वंडर कर रहा था कि क्या उसे शेमलेसली अपने सीनियर ब्रदर यीफोंग से पूछना चाहिए कि क्या वो भी उस फुट सोक में शामिल हो सकता है। ओल्ड शिया तब लुओ चिंचुआ के पास गए और उन्होंने एक हिस्टोरिकल रेफरेंस देते हुए कहा, एंशिएंट टाइम्स में लू बियू फेंगशन ने अपने अडॉप्टिव फादर को रिस्पेक्ट पे की थी। अब यहाँ मैं शिया तियान्यू अपनी एलिजेंस पेश कर रहा हूँ। हाँ, मैं स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं अपनी आधी जिंदगी आवारा घुमा हूँ, रिग्रेट करते हुए कि मैंने कोई सेक्ट ज्वाइन क्यों नहीं की। अगर आपको यंग चिंचुआ बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी सेक्ट में एज एन ऑनरी एल्डर ज्वाइन कर सकता हूँ? लुओ चिंचुआ फ्लैबरगास्टेड थी। ओल्ड शिया, आप एक 9th ग्रेड अल्केमिस्ट और एक माइटी ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रेल्म एक्सपर्ट हैं। मोर ओवर, आपका तियान्यू ऑक्शन हाउस पूरे शांतियन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। क्या आप श्योर हैं कि आप हमारी इस मॉडर्न स्टार सोल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं? ओल्ड शिया ने अपने इंटेंशंस अफर्म किए। अपनी एंट्री पक्की करने के लिए उन्होंने पास्ट इवेंट्स भी याद दिलाई। लिटिल गर्ल, मैंने तुम्हें तब गोदी में खिलाया था जब तुम एक बेबी थी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हारे फादर के पास जाऊंगा। लुओ चिंचुआ स्पीचलेस थी। ओल्ड शिया के अपने रीजंस थे। यीफोंग को कैजुअली लेजेंडरी हर्ब्स गिफ्ट करते और यूज करते हुए देखकर ये क्लियर था कि उसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। अगर ओल्ड शिया ने अभी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया तो वो फ्यूचर में बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। लुओ चिंचुआ ने कंफ्यूजन के साथ पूछा, तो ऑक्शन हाउस बिजनेस का क्या होगा? ओल्ड शिया ने रिप्लाई किया, वो मैं अपने गुड फॉर नथिंग बेटे पर छोड़ दूंगा। ओल्ड बाय इंप्रेस थे और अपने पुराने दोस्त के इस ऑडेशियस मूव के आगे हार मान गए। ओल्ड शिया ने स्मर्क करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे चेहरे का वो लुक बहुत पसंद है जब तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते पर कुछ कर भी नहीं सकते। जहां तक उस सोल रिटर्निंग हर्ब की बात है वो अब से सबकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। ये सुनकर लुओ चिंचुआ इतनी मैड हो गई कि उसे लगा जैसे खून थूक देगी। उसने कभी नहीं चाहा था कि वो अपनी सेक्ट एक्सपैंड करे। पहले 2 अनएक्सपेक्टेड डिसाइपल्स और अब एक 9th ग्रेड अल्केमिस्ट। वो अपनी कल्टिवेशन पर फोकस करके रिवेंज लेने के लिए हायर रेल्म्स में कैसे असेंड करेगी? ठीक उसी वक्त यीफोंग, जो हमेशा इंस्टिगेट का काम करता था, उसने पूछा, क्या किसी को गोल्डन सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन के बारे में पता है? इस बार ये और भी ज्यादा शॉकिंग था। दोनों ओल्ड बाय और ओल्ड शिया, साथ ही लुओ चिंचुआ एक साथ चिल्लाए, तुम्हारे पास एक गोल्डन सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन है? स्टार्टल्ड यीफोंग ने जल्दी से डिनाई किया, मेरे पास नहीं है, मैं बस पूछ रहा था। पर उन तीनों को उसका स्टाइल अच्छी तरह पता था। उसके पास श्योरली वो स्टोन था। वुफान ने कमेंट किया, सीनियर ब्रदर, आप ये सारे ट्रेजर्स कहां से लाते हैं? जैसे ही सब लोग पॉन्डर कर रहे थे, लुओ चिंचुआ को एक नोटिफिकेशन मिला। लगता था सेक्ट में कोई इशू है, उन्हें जल्दी वापस जाना पड़ेगा। पता चला कि उसके फादर कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने आए थे। हालांकि उसे पता था कि वो यहाँ सेक्ट की प्रोग्रेस इंस्पेक्ट करने आए हैं। कुछ घंटों बाद स्टार सोल सेक्ट वापस आने पर उनका स्वागत उसके फादर लुओ वुमन ने किया, जिन्होंने देखते ही कहा, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। अपने फादर को इस हालत में देखकर लुओ चिंचुआ को लगा कि जरूर कुछ सीरियसली रॉन्ग है, पर लुओ वुमन ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली। ये स्टार सोल सेक्ट के रिक्रूटमेंट का दिन था। मैं हाल ही में इस सेलिब्रेशन के दौरान विजिट करना चाहता था, पर यहाँ तो चाय पिलाने के लिए भी कोई नहीं था। मैंने इतने सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर किए थे और पूरा दिन वेट करता रहा बिना किसी को देखे। अगर मैंने तुम्हें मैसेज नहीं भेजा होता तो मैं शायद अब तक वहीं वेट कर रहा होता। लुओ चिंचुआ थोड़ी एम्बैरेस थी। उसने यीफोंग और लंग वुफान को अपने फादर से इंट्रोड्यूस करवाया। मैंने कोई डिसाइपल्स नहीं लिए थे, ये दोनों मेरे डिसाइपल्स हैं। उसे थोड़ी रिलीफ फील हुई कि कम से कम ये दोनों तो शील्ड की तरह हैं। फिर उसने अपने फादर को अपीस करने की कोशिश की, प्लीज अपसेट मत होइए, देखिए मैंने यीफोंग को अपना डायरेक्ट डिसाइपल भी बनाया है। भले ही लुओ चिंचुआ अपनी प्रीवियस लाइफ में एक होली मेडन की री-इनकार्नेशन थी, पर उस जिंदगी में उसके पेरेंट्स नहीं थे। इस बार वो अपने पेरेंट्स के प्यार को चेरिश करना चाहती थी। उसका जेस्चर देखकर लुओ वुमन ने यीफोंग को ध्यान से देखा। वो काफी सरप्राइज थे। उनकी बेटी ने कभी किसी चीज की परवाह नहीं की थी और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो कभी एक डायरेक्ट डिसाइपल लेगी।
उन्होंने पूछा इसका स्पिरिचुअल रूट कैसा है। लुओ चिंचुआ ने रिप्लाई किया इसके पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है। लुओ वुमन ने आगे पूछा तो इसके टैलेंट का क्या। उसने जवाब दिया इसमें कोई इनेट टैलेंट भी नहीं है। लुओ वुमन का चेहरा पूरी तरह से बिविल्डर्ड लग रहा था, ये सुनने के बाद कि यीफोंग का कल्टिवेशन लेवल भी बस एवरेज था। लुओ वुमन ने चिल्लाते हुए पूछा तो इस दुनिया में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से ये तुम्हारा डायरेक्ट डिसाइपल बन गया। यीफोंग आगे आया और एक्सप्लेन किया मैंने ये पोजीशन 500,000 हाई क्वालिटी स्पिरिट स्टोन्स देकर खरीदी है। लुओ वुमन पूरी तरह फ्लैबरगास्टेड थे। क्या ऐसा भी पॉसिबल है? ये तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गया। बेटी अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? ये सब करने की क्या जरूरत थी? इसी बीच ओल्ड बाय और ओल्ड शिया दोनों यीफोंग का फेवर विन करने के लिए लड़ रहे थे। ओल्ड शिया ने तो यीफोंग के बैठने के लिए एक स्टूल भी निकाल दिया। ओल्ड बाय की बोलती बंद थी। बूढ़े आदमी क्या तुम मार्शल एटिकेट भूल गए हो? फिर ओल्ड बाय ने भी अपना मूव चलते हुए मसाज ऑफर की और चाय सर्व की। उनके ये एंटिक्स देखकर लुओ वुमन अटरी कंफ्यूज थे। उन्होंने एक्सक्लेम किया बाय तियानहोंग क्या तुम मेरे स्टार एक्सट्रीम सेक्ट और टियान्यू ऑक्शन हाउस के एल्डर नहीं हो? तुम मेरी बेटी की सेक्ट में क्या कर रहे हो? आधे घंटे की लंबी एक्सप्लेनेशन के बाद लुओ वुमन को फाइनली हाल ही के इवेंट्स की समझ आई। 9 पैटर्न क्लियर मिस्टीरियस पिल 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब। वो इतने अमेज्ड थे कि उन्होंने एक्सप्लेन किया ये तो सच में एक गॉड ऑफ वेल्थ है, ना सिर्फ मेरी बेटी के स्टार सोल सेक्ट के लिए बल्कि मेरे खुद के स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के लिए भी। मैं इसके साथ पूरे रेवरेंस से पेश आऊंगा। ओल्ड बाय ने एग्री करते हुए नॉड किया और सस्पेक्ट किया कि शायद यीफोंग किसी स्पेशल प्लेस से आया है, पर लुओ वुमन ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया उस जगह का नाम मत लो। फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा जब तक तुम सब ठीक हो मैं कॉन्टेंट हूं, मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम कैसा कर रही हो। उसी शाम जब यीफोंग रेस्ट कर रहा था वुफान एक्साइटेडली उसके पास फुट सोकिंग का पानी लेकर आया। ये देखकर यीफोंग वुफान के इंटेंशन समझ गया। क्या तुम भी अपने पैर भिगोना चाहते हो? वुफान ने रिप्लाई किया सीनियर ब्रदर आप पहले जाइए, आपके बाद मैं भी भिगो दूंगा। यीफोंग हंस पड़ा मैं कोई स्टिंगी इंसान नहीं हूं, एक और बेसन पानी का लेकर आओ। हम इस 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब को आधी आधी बांट लेते हैं और दोनों का हिस्सा हो जाएगा। ये सुनकर वुफान खुशी के मारे रोने लगा। सीनियर ब्रदर आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। जो उन्हें नहीं पता था वो ये था कि ओल्ड बाय और ओल्ड शिया रूफटॉप से उन्हें सीक्रेटली देख रहे थे। यीफोंग को ऐसी प्रेशियस हर्ब को पैर भिगोने के लिए यूज करते देख ओल्ड शिया का दिल टूट रहा था। एक दिन बीत चुका था जब से यीफोंग ने अपने पैर भिगोए थे। ये लेजेंडरी स्पिरिचुअल हर्ब सच में पावरफुल थी। सिर्फ पैरों को सोक करने से ही उसका बॉडी और सोल सिग्निफिकेंटली प्योरीफाई हो गया था। अब उसके पास टोटल 2510 वेस्टफुल पॉइंट्स थे और आज का वेस्टफुल प्रोडक्ट रिफ्रेश होकर 10,000 फ्रैगमेंट्स ऑफ अंडरवर्ल्ड सोल इंटेंट बन चुका था। कंफ्यूज्ड यीफोंग ने एक बाहर निकाला, उसे इसका यूज नहीं पता था। टेस्ट करने के लिए उसने लिटिल येलो को बुलाया और वो अंडरवर्ल्ड सोर्ड इंटेंट फ्रैगमेंट उसके फोरहेड पर रख दिया। तुरंत एक हवा का झोंका आया और अंडरवर्ल्ड सोर्ड इंटेंट का आइडिया लिटिल येलो के दिमाग में इमर्ज हो गया। हालांकि बाहर से देखने पर यीफोंग को कुछ खास नहीं लगा, पर अपने सालों के बुकवर्म एक्सपीरियंस से उसे सिर्फ नाम सुनकर ही पता चल गया था कि ये जरूर एक वैल्यूबल आइटम है। उसने फिर सिस्टम से पूछा कि क्या वो इस वेस्टफुल प्रोडक्ट को खुद यूज कर सकता है, पर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अगर वो इसे खुद यूज करना चाहता था तो उसके काफी सारे वेस्टफुल पॉइंट्स डिडक्ट लिए जाते। यीफोंग थोड़ा ट्रबल फील करने लगा। इसे खुद यूज करना पॉसिबल नहीं लग रहा था और वो दूसरों से हेल्प भी नहीं मांग सकता था। अगर वो इन्हें छुपा कर रखते और टाइम पर वापस ना निकालते तो ये काफी प्रॉब्लमैटिक हो जाता। ये सोचकर उसने लिटिल येलो को गले लगाया और वापस अपने रूम में चला गया। कहीं और लुओ वुमन सजेस्ट कर रहे थे कि यीफोंग और वुफान को थोड़े एक्सपीरियंस के लिए हेवनली डाओ बैटलफील्ड भेजना चाहिए। लुओ चिंचुआ थोड़ी वरीड थी। भले ही वो यीफोंग पर ट्रस्ट करती थी पर उसे वुफान की सेफ्टी की ज्यादा कंसर्न थी। लुओ वुमन ने उसे अश्योर किया कि वो स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के कुछ इनर डिसाइपल्स को उनके साथ भेजेंगे ताकि वो सेफ रहें। हालांकि वो इस बात से क्यूरियस थे कि वो यीफोंग पर इतना फेथ क्यों दिखा रही थी। भले ही उसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हों, पर क्या यीफोंग बस एक मॉर्टल नहीं है? हेवनली डाओ बैटलफील्ड में तो सबसे वीक कल्टिवेटर भी उसे आसानी से मार सकता है। लुओ चिंचुआ ने क्लैरिफाई किया कि भले ही यीफोंग के पास स्पिरिचुअल रूट्स ना हो, पर वो क्यूआ एक्टिवेशन रेल्म के 9th पीक तक कल्टिवेट कर चुका है और उसका स्पिरिट सी उसे 20 गुना ज्यादा बड़ा है। ये सुनकर लुओ वुमन डिसबिलीफ में थे। लुओ चिंचुआ ने खुद स्टार एक्सट्रीम सेक्ट में स्पिरिट सी के साइज का एक रिकॉर्ड सेट किया था, तो एक मॉर्टल जिसके पास स्पिरिचुअल रूट्स ही नहीं है, उसका स्पिरिट सी उसे 20 गुना बड़ा कैसे हो सकता है? अचानक सोर्ड इंटेंट का एक पावरफुल सर्ज इरप्ट हुआ जिसने उन दोनों का साथ ही वुफान और ओल्ड शिया का ध्यान भी खींचा। वो सब लोग तुरंत उस सीन की तरफ भागे, ये सोचते हुए कि कोई एक्सपर्ट अंडरवर्ल्ड सोर्ड इंटेंट के साथ उन पर अटैक कर रहा है और खुद को उसके लिए तैयार करने लगे। हालांकि वहां पहुंचने पर उन्हें कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं मिला। लुओ चिंचुआ ने पॉइंट किया, क्या वो यीफोंग नहीं है? सबने देखा कि यीफोंग एक कुत्ते के साथ फ्रिस्बी खेल रहा था और वो कुत्ता एक पावरफुल सोर्ड इंटेंट एमिट कर रहा था। ये नजारा देखकर लुओ वुमेन और बाकी एल्डर्स शॉक में थे। वो जिसके पास अंडरवर्ल्ड सोर्ड इंटेंट था वो एक कुत्ता था। अगर उन्होंने खुद नहीं देखा होता तो इस बात पर कौन विश्वास करता? यीफोंग ने उन्हें पजल देखा और पूछा, आप सब यहाँ क्यों आए हैं? लुओ चिंचुआ ने अंडरवर्ल्ड सोर्ड इंटेंट के बारे में इंक्वायर किया और पूछा कि क्या लिटिल येलो ने इसे खुद से कॉम्प्रिहेंड किया है। यीफोंग ने रिप्लाई किया, ये कैसे पॉसिबल है? वो तो बहुत डम है इसे कॉम्प्रिहेंड करने के लिए। मेरे पास बस कुछ फ्रैगमेंट्स थे अंडरवर्ल्ड सोर्ड इंटेंट के, तो मैंने उसे उन पर यूज कर दिया। ये सुनते ही सब डमफाउंडेड थे। ऐसी बर्बादी। मास्टर और ओल्ड शिया को देखकर यीफोंग थोड़ा नर्वस हो गया, जैसे वो अब उसे डांट लगाने वाले थे। लुओ चिंचुआ ने एक्सप्लेन किया कि अंडरवर्ल्ड सोर्ड इंटेंट एक्सट्रीमली रेयर होती है, यहां तक कि हेवनली डाओ बैटलफील्ड में भी इसे ऑब्टेन करना इजी टास्क नहीं है। ये पूरी तरह लक पर डिपेंड करता है। फिर भी यीफोंग ने कैजुअली ऐसे प्रेशियस फ्रैगमेंट्स को एक कुत्ते पर यूज कर दिया। अगर वो वेस्टफुल था तब भी उसे अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए था। यीफोंग क्यूरियस हो गया और उसने हेवनली डाओ बैटलफील्ड के बारे में पूछा।
लुओ चिंचुआ ने बताया कि उनकी करंट लोकेशन शांतियन कॉन्टिनेंट कई सारे लोअर रियम्स में से एक है। हर लोअर रियम से हेवनली डाउ बैटलफील्ड में एक्सेस किया जा सकता था और कल्टिवेटर्स को उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग एरियाज में भेजा जाता था। किसी को नहीं पता था कि ये बैटलफील्ड कैसे अस्तित्व में आया, पर यह पता था कि ये बहुत सारे कल्टिवेशन रिसोर्सेज, लेगेसीज और ट्रेजर्स से भरा पड़ा था। पर दूसरी डायमेंशंस के बीइंग्स के थ्रेट्स के अलावा वहां के नेटिव बीस्ट्स भी काफी पावरफुल होते थे और वहां किसी की भी आसानी से मौत हो सकती थी। ये सुनकर यीफोंग के सिस्टम ने एक नया मिशन इशू किया। हेवनली डाउ बैटलफील्ड की सेकंड लेयर पर जाओ और वहां क्यूआई एक्टिवेशन रेल्म के 9th पीक वाले 100 बीस्ट को मारो। इस मिशन के रिवॉर्ड में उसे मैसिव नंबर ऑफ वेस्टफुल पॉइंट्स दिख रहे थे, जिससे यीफोंग डेफिनेटली इंटरेस्टेड था। हालांकि करंट सिचुएशन में उसके पास स्पिरिचुअल पावर तो बहुत थी, पर मार्शल स्किल्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी थी। अब उसे क्या करना चाहिए? उसी मोमेंट पर लुओ वुमन ने यीफोंग से पूछा, तुमने उस कुत्ते पर कितने अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट के फ्रैगमेंट्स यूज किए हैं? कुत्ते को ऑब्जर्व करते हुए उन्हें लग रहा था कि वो स्वॉर्ड इंटेंट के पिनिकल पर पहुंच चुका है और लगभग स्वॉर्ड हार्ट रेल्म में ब्रेक थ्रू करने वाला है। ये बात उन्हें याद दिलाती थी कि स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के एंसेस्टर को भी कई सौ साल की डेडिकेटेड कल्टिवेशन और कई लकी एनकाउंटर्स के बाद स्वॉर्ड हार्ट रेल्म तक पहुंचने का मौका मिला था, और जो स्वॉर्ड इंटेंट उन्होंने कॉम्प्रिहेंड की थी वो भी इस अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट से इंफीरियर थी। इस कुत्ते की प्रोग्रेस हेवंस को डिफाई कर रही थी। यीफोंग हंसा और बोला, ज्यादा नहीं, बस कुछ 10,000 पीसेस थे। ये सुनने के बाद उन चारों ने यीफोंग को घूर कर देखा जैसे उसे वहीं चीर कर रख देना चाहते हो। 10,000 पीसेस? तुम सीरियसली इंसेनली वेस्टफुल हो। एक ऐसी चीज जिसकी हर कोई ख्वाहिश करता है और तुमने वो एक कुत्ते को दे दी? यीफोंग ने डिफेंसिवली रिप्लाई किया, आई एम सॉरी, पर अपने दिल में वो सोच रहा था, अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से यही करूंगा। अच्छा हुआ मैंने उनसे मदद नहीं मांगी, वरना वो एक ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम होता। अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए लुओ चिंचुआ ने अपने फादर को बोला कि वो यीफोंग को यहां से ले जाएं इससे पहले कि वो अपना कंट्रोल खो दे और उसे थप्पड़ मारकर जान से मार दे। लुओ वुमन ने फिर यीफोंग को वहां से आगे लीड किया। क्यूरियस यीफोंग ने पूछा, हम कहां जा रहे हैं? लुओ वुमन ने रिप्लाई किया, स्टार सोल सेक्ट तो सिर्फ चिंचुआ के टेम्परमेंट को होन करने के लिए बनाई गई थी। इसके पीछे जो रियल सेक्ट है वो स्टार एक्सट्रीम सेक्ट है। इस वक्त लुओ वुमन यीफोंग को स्टार एक्सट्रीम सेक्ट की तरफ लीड कर रहे थे। उनका प्लान था कि बाद में हेवंस वे बैटलफील्ड में सीनियर ब्रदर्स को ज्वाइन करें। मौका देखकर यीफोंग ने जल्दी से पूछा, क्या स्टार एक्सट्रीम सेक्ट पावरफुल है? क्या उन्हें किसी असिस्टेंस की जरूरत है? क्या सेक्ट के मेंबर्स पेट भर खाते हैं? शायद मैं सबको खर्च करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स गिफ्ट कर सकूं। पर यीफोंग जितना ज्यादा बोल रहा था, लुओ वुमन उतने ही एंग्री होते जा रहे थे। मुड़कर उन्होंने चिल्लाया, शट अप, हमारी स्टार एक्सट्रीम सेक्ट एक होली लैंड है, बहुत वेल्दी है और उसे तुम्हारे कंसर्न की जरूरत नहीं है। रात बिताने के लिए वो एक इन में रुके। यीफोंग ईगली वेट कर रहा था कि अगले दिन वो किस एक्स्ट्रावेगेंट चीज पर पैसे खर्च करेगा। अगले दिन उठते ही उसने जल्दी से अपना सिस्टम ओपन किया। उसने देखा कि आज का वेस्टफुल आइटम था 100,000 हाई ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स। रिलीव्ड यीफोंग ने सोचा कि सिर्फ इतना अमाउंट खर्च करना तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वो एक मार्शल स्किल ड्रॉ करना चाहता था। एक अपर टियर ह्यूमन लेवल मार्शल स्किल स्पेसिफाई करने और 100 वेस्टफुल पॉइंट्स खर्च करने के बाद उसे फायर ड्रैगन फिस्ट टेक्निक मिली। लकी फील करते हुए यीफोंग सोचने लगा कि यूजुअली इस कैलिबर की चीज पाने के लिए उसे कई ट्राइज लगते थे, पर अगले ही पल वो डम्फाउंडेड रह गया। सिस्टम ने इंडिकेट किया कि फायर ड्रैगन फिस्ट को यूज करने के लिए फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत है। पैनिक करते हुए यीफोंग सोचने लगा कि एक ऐसा इंसान जिसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है, वो फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल एनर्जी कहां से लाएगा। सिस्टम ने सजेस्ट किया कि वो अपना एनर्जी टाइप चेंज करने की कोशिश करे। उसकी सरप्राइज के लिए यीफोंग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी भी एट्रीब्यूट में ट्रांसफॉर्म कर सकता था। जैसे ही वो फायर ड्रैगन फिस्ट की पावर टेस्ट करने वाला था, उसने मास्टर लुओ वुमन को आवाज लगाते सुना, जो सिग्नल दे रहे थे कि अब चलने का टाइम हो गया है। जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहे थे, यीफोंग ने स्पिरिचुअल स्टोन्स को हवा में फेंकना शुरू कर दिया। आगे अपनी फ्लाइंग सोर्ड यूज कर रहे लुओ वुमन ने एस्टोनिशमेंट से पीछे मुड़कर देखा। यीफोंग, तुम ये क्या कर रहे हो? यीफोंग ने रिप्लाई किया, मैं आसमान से गिफ्ट्स बरसा रहा हूं, लकी लोगों के लिए विंडफॉल्स क्रिएट कर रहा हूं। लुओ वुमन विजिबली इरिटेटेड थे। भले ही तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है, पर तुम्हें इतना वेस्टफुल नहीं होना चाहिए। एक दिन जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा तब तुम इस पर रिग्रेट करोगे। अचानक सीरियस होकर यीफोंग ने पूछा, मास्टर, क्या आपको पता है कि स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए डिवोटेड किसी इंसान की लाइफ में सबसे पेनफुल चीज क्या होती है? वो है स्वॉर्ड के ट्रू एसेंस को समझे बिना मर जाना। एक एल्केमिस्ट के लिए वो है एक लेजेंडरी एलिक्सर क्रिएट किए बिना मर जाना। एक फॉर्मेशन मास्टर के लिए मरने से पहले सबसे पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट ना कर पाना। तो मास्टर, मेरे लिए सबसे पेनफुल चीज होगी अपने अनखर्च पैसों के साथ मर जाना। और इसके साथ ही यीफोंग ने आगे ट्रैवल करते हुए अपने स्पिरिचुअल स्टोन्स फेंकना कंटिन्यू रखा। थोड़ी देर बाद वो स्टार एक्सट्रीम सेक्ट पहुंच गए। डेसोलेट स्टार सोल सेक्ट के कंपेयर में स्टार एक्सट्रीम सेक्ट लग्जरी का एपिटमी था। लुओ वुमन ने सबसे पहले मैनेजर सॉन्ग को अप्रोच किया। यीफोंग को उन्हें इंटरेस्ट करते हुए मेंशन किया कि कुछ दिनों में यीफोंग सेक्ट के डिसाइपल्स को हेवंस वे बैटलफील्ड हेड करने में ज्वाइन करेगा, और इसके साथ ही वो स्विफ्टली वहां से निकल गए। ये देखकर यीफोंग ने मैनेजर सॉन्ग को ग्रीट किया और उनसे केयर और गाइडेंस मांगी। अपना अकोमोडेशन अरेंज करते हुए यीफोंग ने पास में कुछ कमोशन सुना। उसने इस सिचुएशन के बारे में इंक्वायर किया तो पता चला कि आज आउटर सेक्ट और इनर सेक्ट डिसाइपल्स का कंपीट करने का दिन था। अगर यीफोंग चाहे तो वो इन मैचेस को देख सकता था। कोइंसिडेंटली उसके सिस्टम ने एक नया मिशन रिलीज किया, एक प्लेटफॉर्म को टेक ओवर करना और सेम रेल्म के 100 ओपोनेंट्स को डिफीट करना। सक्सेस उसे 500 वेस्टफुल पॉइंट्स रिवॉर्ड करेगी, जबकि फेलियर पर सेम अमाउंट डिडक्ट होगा। इन पॉइंट्स को अर्न करने के प्रोस्पेक्ट पर एक्साइटेड यीफोंग चैलेंज लेने के लिए ईगर था। बैटल प्लेटफॉर्म पर आकर उसने एक खाली प्लेटफॉर्म अपने लिए क्लेम कर लिया। ये देखकर स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के डिसाइपल्स पजल्ड थे। वो बता सकते थे कि यीफोंग उनमें से नहीं था, और कुछ ने तो ये भी स्पेकुलेट किया कि शायद वो किसी दूसरी सेक्ट से उन्हें चैलेंज करने आया है। प्लेटफॉर्म पर आने के बाद यीफोंग ने खुद को इंट्रोड्यूस किया।
मैं क्यूई एक्टिवेशन रेल्म की 9th स्टेज के पिनिकल पर हूं और मैं लुओ चिंचुआ का डायरेक्ट सीनियर डिसाइपल हूं। आज मैं इस प्लेटफॉर्म को होल्ड करने आया हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरे फेलो डिसाइपल्स मुझे कंसिडरेशन दिखाएंगे। ये सुनकर क्राउड एस्टॉनिश था। ये यंग मैन सेक्रेड लेडी का डायरेक्ट डिसाइपल था। कुछ ही पलों बाद मेंग यान नाम का एक डिसाइपल जो यीफोंग के सेम रेल्म में था वो आगे आया। क्राउड की रिएक्शन से एविडेंट था कि मेंग यान की कुछ रेपुटेशन थी। बिना किसी हेजिटेशन की मेंग यान ने प्राउडली पूछा, मैंने सिर्फ 3 साल में क्यूई एक्टिवेशन रेल्म की 9th स्टेज के पिनिकल तक रीच किया है। ब्रदर ये आपको कितना टाइम लगा? यीफोंग ने कैजुअली रिप्लाई किया, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं। अपना स्पिरिट सी ओपन करने से लेकर उसके पिनिकल तक मुझे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगे और वहां से क्यूई एक्टिवेशन रेल्म के 9th स्टेज के पिनिकल तक शायद 20 मिनट से थोड़ा ऊपर। यीफोंग का क्लेम सुनकर मेंग यान पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यीफोंग के इन बोस्टफुल वर्ड्स पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबको लग रहा था कि यीफोंग ख्याली पुलाव पका रहा है। इतने सारे रेल्म्स को सिर्फ 20 मिनट में ब्रेक थ्रू करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कुछ लोगों ने जोक मारा कि वो इससे ज्यादा टाइम तो रेस्टरूम में निकालते हैं। बहुत से लोगों को लगा कि यीफोंग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहा है। कुछ का तो ये भी मानना था कि यीफोंग जैसा एरोगेंट शख्स सेक्रेड लेडी का डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लायक ही नहीं है। हालांकि यीफोंग ने उनके डाउट्स और रिमार्क्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। मानो या ना मानो, उसने सोचा। अगले ही पल मेंग यान ने पहला अटैक इनिशिएट किया और यीफोंग पर लॉन्च हुआ। इसने यीफोंग को अपनी फायर ड्रैगन फिस्ट टेस्ट करने का परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दे दिया। एक इंस्टेंट में एक फायरी ड्रैगन का एपरेशन मैनिफेस्ट हुआ जिसने सबको एस्टॉनिश कर दिया। इस अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स से मेंग यान प्रैक्टिकली शॉक्ड था। बचने का कोई रास्ता न देखकर उसने हेड ऑन फाइट चूज की। अपने लॉन्ग स्वॉर्ड समन करते हुए उसने उस फायरी ड्रैगन पर स्लैश किया। तुरंत ही ड्यूअल प्लेटफॉर्म पर एक मैसिव डिस्टर्बेंस इरप्ट हुई जिसने बाईस्टैंडर्स को भी अफेक्ट किया। हालांकि अपनी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद वो यीफोंग की इंप्रेसिव स्पिरिचुअल एनर्जी सर्ज को झेल नहीं पाए। किसी ने नोटिस किया कि वो फायरी ड्रैगन एपरेशन अभी तक डिसअपीयर नहीं हुआ था और वो रिलेंटलेसली मेंग यान का पीछा कर रहा था। पैनिक करते हुए मेंग यान चिल्लाया, कोई इस आफत से फाइट कैसे करे? मुझे अपनी मम्मी के पास घर जाना है। दूसरी साइड यीफोंग कंप्लीटली रिलैक्स लग रहा था। उसने वो स्ट्राइक किया जो उसे लगा कि एक कूल पोज है और कंटिन्यूअसली चांट करने लगा फायर ड्रैगन फिस्ट। एक ही वक्त में मल्टीपल फायरी ड्रैगन ऑपरेशंस इमर्ज हुए। सब मेंग यान पर ऑमिनसली घूर रहे थे। टेरिफाइड मेंग यान चीख पड़ा, ये मॉन्स्टर कहां से आया? फिर उसने डिसाइसिवली प्लेटफॉर्म से कूदकर अपनी डिफीट एडमिट कर ली। एक मार्शल आर्ट्स मास्टर के कॉन्फिडेंस के साथ यीफोंग ने पूछा, बस एक ही सवाल था, हुज नेक्स्ट? मुझे 100 लोगों को हराना है। उसी मोमेंट यीफोंग अपनी जिंदगी का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रहा था। अपनी सीमिंगली इन्फिनिट स्पिरिचुअल एनर्जी पर रिलाई करते हुए उसने रेकलेसली फायर ड्रैगन फिस्ट डिप्लॉय करना शुरू किया। इस वजह से अरीना में मैसिव एक्सप्लोजन्स हुए जिसने सारे डिसाइपल्स को डरा दिया और वो टेरर में भागने लगे। ये केओस देखकर मैनेजर सॉन्ग एग्जैस्परेट हो चुके थे। मुझे इस लड़के को यहां नहीं लाना चाहिए था, उन्होंने लमेंट किया सेक्ट प्रॉपर्टीज के डैमेज को नोट करते हुए। पर यीफोंग का मूड मैनेजर सॉन्ग की चिंताओं की परवाह करने का नहीं था। बैटल की यूफोरिया में डूबकर वो ठान चुका था कि एक फैंटेसी वर्ल्ड के थ्रिल को पूरी तरह एक्सपीरियंस करेगा। सिचुएशन बढ़ती देख मैनेजर सॉन्ग ने तुरंत ऑर्डर दिया कि 200 से ज्यादा डिसाइपल्स जो सब की एक्टिवेशन रेल्म की 9th पीक पर थे यीफोंग को सबड्यू करें। डिसाइपल्स अस्टाउंडेड थे। क्या यीफोंग अकेले हम 200 लोगों से टकराएगा? कोई डाउट नहीं कि सेक्रेड लेडी ने इसको डायरेक्ट डिसाइपल क्यों बनाया। ये टेरिफाइंगली पावरफुल है। अगर ये बैटल जीत गया तो फ्यूचर में ड्रैगन रैंकिंग में इसकी जगह श्योरली फिक्स हो जाएगी। कुछ डिसाइपल्स आउटकम को ईगली एंटिसिपेट कर रहे थे, ये सोचते हुए कि अगर वो जीता तो ओवरनाइट फेमस हो जाएगा, पर हारा तो अटली ह्यूमिलिएटेड होगा। मैनेजर सॉन्ग ने लीड ली और डिसाइपल्स को स्पिरिचुअल बैरियर रेस करने का इंस्ट्रक्शन दिया। एक मैसिव एनर्जी शील्ड उनके सामने अपीयर हो गई। यीफोंग टेकन अबैक हुआ, क्या ये ऐसा भी कर सकते हैं? भले ही मेरे पास अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी है, पर मुझे नहीं लगता मैं अपनी ह्यूमन लेवल मार्शल आर्ट टेक्निक से इसे तोड़ पाऊंगा। कॉन्सिक्वेंटली यीफोंग ने और ज्यादा पावरफुल मार्शल टेक्निक्स ड्रॉ करना शुरू किया। 700 पॉइंट्स स्पेंड करने के बाद उसे एक अर्थ लेवल सुपीरियर मार्शल टेक्निक मिली, 9 रेडियंस थंडर लोटस। पर यीफोंग बस एक टेक्निक से सेटिस्फाइड नहीं था। एक और 900 पॉइंट्स खर्च करके उसने वाटर ड्रैगन चैंट हासिल की। अभी भी लगा कि काफी नहीं है तो उसने दोबारा ड्रॉ किया और 700 पॉइंट्स स्पेंड करके विंड वर्ल्ड्स द रेजिंग सैंड्स टेक्निक ऑब्टेन की। अब उसने मल्टीपल एलिमेंट से टेक्निक्स गैदर कर ली थी और फाइनली कंटेंट फील किया। यीफोंग ने अपना अटैक 9 रेडियंस थंडर लोटस के साथ इनिशिएट किया। एक पल में ही एक लोटस शेप्ड एपरेशन आसमान में मटेरियलाइज हुआ। उसके बाद उसने वाटर ड्रैगन चैंट अनलीश किया और एक वाटर ड्रैगन एपरेशन इमर्ज हुआ। डिसाइपल्स पैनिक करने लगे, ये कैसा मॉन्स्टर है? इसके पास न सिर्फ फायर एलिमेंट है बल्कि अब थंडर और वाटर भी। इसका मतलब इसके पास 3 स्पिरिचुअल रूट्स हैं। जब डिसाइपल्स को लगा कि बस अब ये ओवर है, यीफोंग ने विंड एट्रीब्यूट टेक्निक अनलीश की, विंड वर्ल्ड्स द रेजिंग सैंड्स। उसने तीनों टेक्निक्स को कंबाइन किया और डायरेक्टली स्पिरिचुअल बैरियर पर एम किया। डिसाइपल्स तुरंत केओस में प्लंज गए, रियलाइज करते हुए कि वो उसे नहीं रोक पाएंगे। मैनेजर सॉन्ग डमस्ट्रक थे। सिर्फ 3 स्पिरिचुअल रूट्स नहीं, यीफोंग के पास एक्चुअली 4 स्पिरिचुअल रूट्स हैं। हालांकि यीफोंग ने सबको एक बार फिर से सरप्राइज किया जब उसने एक और थंडर एट्रीब्यूट टेक्निक यूज की। इस पॉइंट पर 200 डिसाइपल्स के द्वारा बनाया गया प्रोटेक्टिव बैरियर बुरी तरह टूट गया। ये देखकर यीफोंग की एक ट्रायम्फेंट लाफ गूंज उठी। आखिर में सब 200 डिसाइपल्स ने वॉलंटरली सरेंडर कर दिया, रियलाइज करते हुए कि वो यीफोंग के सामने टिक नहीं सकते। हवा में फ्लोट कर रहे ओवरसीयर भी इक्वली एस्टॉनिश थे। उन्होंने इनिशियली यीफोंग का मोमेंटम सप्रेस करना चाहा था, पर उन्हें ये एक्सपेक्ट नहीं था कि यीफोंग के पास इतनी अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी होगी और उसको ऐसी कई अर्थ लेवल सुपीरियर मार्शल टेक्निक्स पर इतनी अच्छी मास्टरी होगी। ये यंग मैन डेफिनेटली फ्यूचर में ड्रैगन रैंकिंग के टॉप 10 में रैंक करेगा, उन्होंने सोचा। हालांकि यीफोंग अभी भी नहीं रुका। कौन और मुझे चैलेंज करने की हिम्मत रखता है? उसने टॉन्ट किया। डिसाइपल्स प्रैक्टिकली फ्लैबरगैस्टेड थे और सोच रहे थे कि आखिर इसमें इतनी एनर्जी अभी भी बची कैसे है।
इसी बीच सेक्ट के ग्रैंड हॉल में लुओ वुमन ने कुछ कोर डिसाइपल्स को समन किया। वो सब पजल्ड लग रहे थे और अपने अचानक बुलावे का रीजन नहीं जानते थे। लुओ वुमन ने आगे बढ़कर एक्सप्लेन करना शुरू किया, मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहता था कि जल्दी ही आप सबको एक नया जूनियर डिसाइपल मिलने वाला है। हालांकि वो करंटली सिर्फ क्यूआई एक्टिवेशन रिल्म के 9th पीक पर है, तो आपको उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखना होगा। ये सुनकर पूरे रूम में एनिमेटेड डिस्कशन शुरू हो गए। हमारा स्टार एक्सट्रीम सेक्ट शैंटियन कॉन्टिनेंट के टॉप सेक्स में आता है। यहाँ एक कोर डिसाइपल बनने के लिए एक्सेप्शनली टैलेंट, कॉम्प्रिहेंशन और स्पिरिचुअल रूट्स का होना जरूरी है। क्यून हाउ यू ने फिर इंक्वायर किया, मास्टर लुओ, क्या आप हमें इस नए जूनियर डिसाइपल की एक्सेप्शनल क्वालिटीज के बारे में बता सकते हैं? लुओ वुमन ने रिजाइन जेस्चर के साथ रिप्लाई किया, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि वो बहुत अमीर है, एक्सट्रीमली अमीर, और वो बहुत ज्यादा खर्च करता है, बेहद ज्यादा। ये सुनकर वो लोग कंप्लीटली स्टंट थे। व्हाट द हेल, क्या इसे एक स्पेशल क्वालिटी माना जाता है? भले ही वो कितना भी अमीर हो, पर वो डेफिनेटली हमारी सेक्ट से ज्यादा वेल्दी तो नहीं हो सकता ना? मास्टर, आप जरूर हमसे जोक कर रहे हैं। लुओ वुमन को कंप्लीटली समझ नहीं आ रहा था कि इसे आगे और कैसे एक्सप्लेन करें। उन्होंने सोचा कि जब ये लोग येफोंग के साथ थोड़ा टाइम बिताएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। फिर वो आगे बोले, हेवनली डाउ बैटलफील्ड में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो स्टार सोल सेक्ट वापस लौट आएगा तुम सबके साथ। उन्होंने उन सभी को यह भी एम्फेसाइज किया कि येफोंग की गुड बुक्स में आने के पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं। अपने इस जूनियर डिसाइपल के साथ इंटरेक्ट करते वक्त अपनी आंखें खुली रखना। अगर तुम उससे कुछ हासिल कर सके तो वो परफेक्टली बहुत वैल्यू का होगा। लुओ वुमन ये सोचते हुए उस कुत्ते लिटिल येलो को याद करके खुद को प्रेज करने लगे। अपनी इंटेलिजेंस के दम पर और येफोंग पर रिलाई करके वो होली लैंड में 5 अनपैरेलल्ड एक्सपर्ट्स को नर्चर कर सकते थे और बाकी डिसाइपल्स की ट्रेनिंग के लिए रिसोर्सेज एलोकेट कर सकते थे। प्राउडली चकल करते हुए लुओ वुमन ने कोर डिसाइपल्स पर एक टॉन्ट भी किया, उसके मुकाबले तुम सब लोग एक कुत्ते जितने भी अच्छे नहीं हो। अगर तुम में से किसी ने वो अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट एक्वायर कर लिया होता तो तुम नए मुकाम तक सोर कर जाते। कोर डिसाइपल्स कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लुओ वुमन का पॉइंट बिल्कुल उनके सर के ऊपर से जा रहा था। कुछ चीजें सिर्फ एक्सपीरियंस करके ही समझी जा सकती हैं। मैं तुम्हें उस जूनियर डिसाइपल से मिलने के लिए लेकर चलता हूँ। येफोंग से मिलने के रास्ते में लुओ वुमन ने कोर डिसाइपल्स को दोबारा माइंडफुल रहने का रिमाइंड करवाया। ये जूनियर डिसाइपल तुम सबके लिए गॉड ऑफ वेल्थ जैसा है। कुछ डिसाइपल्स आपस में विस्पर करने लगे थे, डिस्कस करते हुए कि येफोंग अकेला 200 लोगों से बैटल कर रहा था और न सिर्फ उसके पास 4 एलिमेंटल रूट्स हैं बल्कि 3 अर्थ लेवल सुपीरियर मार्शल टेक्निक्स भी। ब्रदर येफोंग ट्रूली टेरिफाइंग है, वो लोग मरमर रहे थे। इन विस्पर्स को सुनकर लुओ वुमन को लगा कि शायद उन्होंने कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिस कर दी है। किन हाउ ने दोबारा पूछा, मास्टर क्या आप श्योर हैं कि जूनियर डिसाइपल की क्वालिटी सिर्फ इसकी वेस्टफुल स्पेंडिंग और इसकी वेल्थ ही है? लुओ वुमन ने रेजिग्नेशन के साथ अपने हाथ फैला दिए। मुझे सच में नहीं पता, मुझे बस इस बात पर सर्टेनिटी है कि वो इनक्रेडिबली रिच है और एक्सट्रीमली स्पेंडथ्रिफ्ट है। वो पांचों प्रैक्टिकली फ्लैबरगास्टेड थे। क्या आप हमारी सेक्ट के मास्टर भी हैं? आपको इस जूनियर डिसाइपल के बारे में कुछ ठीक से नहीं पता, पर फिर भी आप इसको कोर डिसाइपल का स्टेटस दे रहे हैं। कुछ देर बाद वो लोग डुअलिंग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे और वहां का तबाही का नजारा देखा। वो पजल थे, क्या आज इनर और आउटर डिसाइपल्स के बीच सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार नहीं होने वाला था? ये ऐसी मैसिव बैटल में कैसे चेंज हो गया? लुओ वुमन ने मुड़कर मैनेजर सॉन्ग से पूछा कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। उसके बाद मैनेजर सॉन्ग ने फर्वेंटली एक्सक्लेम करना शुरू किया, सेक्ट मास्टर, येफोंग ने सिर्फ एक बैटल में अपना नाम बना लिया है और एक इनविंसिबल डिमीनर शो किया है। उसने अपनी खुद की ताकत से अपने सेम रेल्म के 200 डिसाइपल्स के सामने बैटल किया और जीत हासिल की ओवरवेलमिंगली। ये सब सुनकर कोर डिसाइपल्स प्योरली स्टंट थे। उन्हें इस बात पर इजीली यकीन नहीं हो रहा था कि उस अकेले बंदे ने अपने 200 पेयर्स को एक बार में हरा दिया। लुओ वुमन ने हेस्टिली पूछा मैनेजर सॉन्ग से डिटेल्स दें इन सब के बारे में। 2 मिनट के बाद उनको कंप्लीटली सिचुएशन समझ में आ गई। अचानक उसे ये याद आया कि उसकी बेटी ने एक बार बताया था कि येफोंग का स्पिरिट सी एक्चुअली उससे 20 गुना ज्यादा बड़ा था। इनिशियली उन्होंने बिलीव नहीं किया था, पर अब वो करते थे। कंसिडरिंग कि उसकी बेटी का स्पिरिट सी एक्चुअली बाकी लोगों से ऑलरेडी 20 गुना बड़ा था, इसका मतलब येफोंग का स्पिरिट सी इक्विवेलेंट था एटलीस्ट उनके 400 पेयर्स से। अब उन्हें लग रहा था कि प्रीवियस डेज उन्होंने येफोंग का स्पिरिट सी स्टेट चेक नहीं किया, जो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। कोर डिसाइपल्स आसपास इकट्ठा थे, फीलिंग अटली ओवरशैडोड। क्या किसी का इंटरनल स्पिरिचुअल एनर्जी कभी इतने टेरिफाइंग लेवल पर भी पहुंच सकता है? मोरओवर, वो बहुत अमीर है, पागलों जैसे खर्च करता है, उसके पास 4 स्पिरिचुअल रूट्स हैं, इसके साथ ही 3 अर्थ लेवल सुपीरियर मार्शल टेक्निक का मास्टर भी। वो फ्यूज। सेक्ट मास्टर, क्या आप श्योर हैं कि ये वही जूनियर डिसाइपल है जिसके पास कोई स्पेशल क्वालिटी नहीं है? उन्होंने देखा मिक्स्ड सॉरो एंड एक्यूजेशन के साथ। लुओ वुमन पूरे लॉस ऑफ वर्ड्स पे थे। सीरियसली उन्हें नहीं पता था कि उसकी ये काबिलियत है सब। उसी वक्त चिंग हाउ ने इंक्वायर किया, मैनेजर सॉन्ग जूनियर डिसाइपल किस तरफ गया? मैनेजर सॉन्ग रिप्लाइड, वो उसके रेजिडेंस वाले एरिया इनर पीक्स 111th कोर्टयार्ड में गए। पता लगने के बाद कोर डिसाइपल्स वहां जल्दी भागे ये इंटरेस्टिंग और सुपर पावरफुल जूनियर डिसाइपल से मिलने के लिए। इस टाइम मैनेजर सॉन्ग गॉसिप के मूड में थे। उसने पूछा उनसे कि क्या आप इनको सीरियसली 6th कोर डिसाइपल एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये सुनकर लुओ वुमन ने मैनेजर सॉन्ग को स्टर्नली वार्न किया, तुम्हें इस बारे में उन तीनों एंसेस्ट्रल एल्डर्स को बिल्कुल नहीं बताना है। येफोंग मेरी बेटी का पर्सनल डिसाइपल है और उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। मैनेजर सॉन्ग ने हेल्पलेसली अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला, भले ही मैं उन्हें न बताऊं, पर इसका कोई फायदा नहीं है। येफोंग के अचीवमेंट्स की खबर ऑलरेडी पूरे सेक्ट में फैल चुकी है। न सिर्फ वो तीनों एंसेस्ट्रल एल्डर्स बल्कि बाकी के 4 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स भी अब सब जानते हैं। ये देखकर लुओ वुमन सोचने लगे कि अब ये काफी ट्रबलसम होने वाला है और देखना होगा कि ये किड क्या डिसाइड करता है। इसी बीच येफोंग मजे से धूप सेंक रहा था, बास्किंग इन द सन, जब अचानक वहां कई सारी फिगर्स अपीयर हुई, जिसने उसे बुरी तरह स्टार्टल चौंका कर दिया। आप सब लोग कौन हैं और यहाँ क्या चाहते हैं? येफोंग ने चौंक कर पूछा। पता चला कि ये किन हाउ और बाकी लोग थे जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। कुछ ही पलों बाद उन सब ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। एल्डेस्ट ब्रदर चिन हाउ, सेकंड सिस्टर शिया टियानचिन, थर्ड ब्रदर शाओ टियानमिंग, फोर्थ ब्रदर शिंगफे और 5th सिस्टर दूदी। येफोंग थोड़ा पजल दिखा।
मैं तो लुओ चिंचुआ का पर्सनल डिसाइपल हूं, तो मैं अचानक पूरी सेक्ट का जूनियर कैसे बन गया? किन हाउ यू ने एक्सप्लेन किया कि ये लुओ वुमेन का ही अरेंजमेंट था। तब जाकर येफोंग को रियलाइज हुआ कि ये दोनों आइडेंटिटीज आपस में टकरा नहीं रही थीं। वो ना सिर्फ लुओ चिंचुआ का चीफ डिसाइपल था, बल्कि स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का 6th कोर डिसाइपल भी बन चुका था। फिर उसने शो ऑफ करने का एक नया तरीका सोचा और अपने सिस्टम से कंसल्ट किया। मैं पहली बार अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स से मिल रहा हूं, तो क्या मैं उन्हें कुछ गिफ्ट्स दे सकता हूं? उनके एक्सेप्शनल टैलेंट्स को देखते हुए क्या मुझे उन्हें कम से कम 100,000 हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स गिफ्ट नहीं करने चाहिए? सिस्टम ने एक पल के लिए पॉन्डर किया और कंफर्म किया कि ये बिल्कुल बाउंस के अंदर है। येफोंग अब वेट नहीं कर सकता था और बाकी सब ने उसकी इस एक्साइटमेंट को उनके अनपैरेलल टैलेंट्स पर हैरानी समझ लिया। 5th सिस्टर डूडी खुशी के मारे रोने लगी, ये सोचकर कि आखिरकार वो सबसे छोटी नहीं रही और अब उसके पास बुली करने के लिए एक जूनियर आ गया है। येफोंग ने तब उनकी तरफ मुड़कर कहा, ब्रदर्स और सिस्टर्स, क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं तो ये मेरी तरफ से रिस्पेक्ट का एक छोटा सा टोकन है। उसने हर एक के हाथ में एक एक रिंग थमा दी, जिसे देखकर वो सब के सब स्टन रह गए। किन हाउ ने सबसे पहले गिफ्ट को इंस्पेक्ट किया और 100,000 हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स देखकर इमेंसली सरप्राइज्ड हुआ। बाकी सब भी अपने रिंग्स में सेम चीज पाकर इक्वली शॉक थे। कन्वेंशनली सीनियर डिसाइपल्स होने के नाते उन्हें अपने जूनियर को गिफ्ट्स देने चाहिए थे, पर यहाँ उन्हें खुद उससे 100,000 हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स मिल रहे थे, जिसने उनकी बोलती बंद कर दी थी। उन्हें लुओ वुमेन के वो वर्ड्स याद आए, ये जूनियर डिसाइपल अमीर है, इनक्रेडिबली अमीर। और इसके साथ ही येफोंग ने लैविशली स्पेंड करने का अपना गोल अचीव कर लिया, जिसे उसने 200 वेस्टफुल पॉइंट्स और 100 एनलाइटमेंट पिल्स अर्न किए। उसकी सरप्राइज के लिए ऐसी हरकतें भी स्पेशल रिवॉर्ड्स दे सकती थीं। फिर उसने एनलाइटमेंट पिल की इन्फॉर्मेशन चेक की। ये एक रैंकलेस पिल थी जिसे कंज्यूम करते ही इमीडिएट एनलाइटमेंट मिल जाता था, जो पूरे 20 मिनट्स तक चलता था। हालांकि रिवॉर्ड वाले आइटम्स को दोबारा वेस्टफुल स्पेंडिंग पॉइंट्स अर्न करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता था। येफोंग थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ, ऐसा लगा जैसे वो इन पिल्स को अपनी लैविश स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर पाएगा। नेवरदलेस उसने अपने हर एक सीनियर डिसाइपल को एक एक एनलाइटमेंट पिल थमा दी। पिल्स को हाथ में पकड़े उन्होंने कंफ्यूजन से पूछा, जूनियर ब्रदर ये क्या है? येफोंग ने उस पिल के इफेक्ट्स एक्सप्लेन किए। वो सुनते ही वो सब एस्टॉनिश थे। क्या ये सच में एक ऐसी पिल है जो इमीडिएट एनलाइटमेंट इंड्यूस करती है? येफोंग ने उन्हें ट्राई करने के लिए एनकरेज किया, उन्हें उसके 20 मिनट इफेक्ट का एश्योरेंस देते हुए। भले ही वो थोड़े स्केप्टिकल थे, पर उन्हें ट्रस्ट था कि उनका जूनियर ब्रदर उनके साथ कोई प्रैंक नहीं करेगा, तो उन्होंने डिसाइसिवली वो पिल कंज्यूम कर ली। नेक्स्ट मोमेंट वो पांचों एक साथ स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट में एंटर कर गए। उसी वक्त लुओ वुमेन वहां से गुजर रहे थे और इस सीन को देखकर झटके में आ गए। जैसे ही वो कुछ कहने वाले थे, येफोंग ने उन्हें इंटरप्ट कर दिया। लुओ वुमेन ने पूछा, ये सब तुम्हारे रूम में बैठकर कल्टिवेशन क्यों कर रहे हैं? येफोंग ने उन्हें एनलाइटमेंट पिल्स के बारे में समझाया। ये देखकर लुओ वुमेन के अंदर भी उन पिल्स को पाने की एक इचिंग डिजायर होने लगी। येफोंग ने उनकी ईगरनेस नोटिस करते हुए उन्हें 5 पिल्स थमा दी और ऐड किया, बाकी बची हुई मेरी पेट डॉग के लिए रिजर्व्ड है। लुओ वुमेन ने ये सुनते ही उसे रिब्यूक किया, तुम इतनी प्रेशियस पिल एक कुत्ते को दे रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? येफोंग हेल्पलेस फील कर रहा था। भले ही ये वैल्यूबल थी, पर इससे उसे वेस्टफुल स्पेंडिंग पॉइंट्स नहीं मिल रहे थे, तो ये उसके लिए यूजलेस थी। लुओ वुमेन ने येफोंग को उन पिल्स को कुत्ते पर वेस्ट करने से रोकने के लिए डिसाइड किया कि वो उसकी सारी एनलाइटमेंट पिल्स खरीद लेंगे और उनसे प्राइस पूछा, यहां तक कि उन्होंने एक फैमिली डिस्काउंट देने की बात भी की। हालांकि येफोंग ने फिर भी रिफ्यूज कर दिया, ये कहते हुए कि उसे अपने कुत्ते को खिलाना है वरना उसे बुरा लगेगा। वो इमेजिन करने लगा कि उसका कुत्ता पलटकर उससे आर्ग्यू कर रहा है कि उसे कोई पिल्स नहीं चाहिए। येफोंग का काफी फर्म स्टांस देखकर लुओ वुमेन ने ज्यादा प्रेस नहीं किया। फिर उन्होंने येफोंग को इन्फॉर्म किया कि 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स उससे मिलना चाहते हैं, पॉसिबली उसे अपना डिसाइपल बनाने के लिए, और उन्होंने उसे अपना डिसीजन केयरफुली लेने की एडवाइस दी। बाद में वो बैक माउंटेन के केव मैंशन पहुंचे ताकि ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स को रिस्पेक्ट पे कर सकें। ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर लुओ तियानकिंग ने सबसे पहले बात की। सेम रेल्म के 200 पीयर्स के सामने अकेला बैटल करना, 3 एडवांस्ड अर्थ टेक्निक्स पर मास्टर होना, और वो भी एक क्वाड स्पिरिट रूट के साथ। ऐसे प्रोडिजी को तो हमें अपनी पूरी जान लगाकर कल्टिवेट करना चाहिए। एंसेस्ट्रल एल्डर्स ने तब येफोंग को एग्जामिन करने के लिए घेर लिया। कुछ ही पलों बाद उन्हें पता चला कि येफोंग सच में क्यूआई एक्टिवेशन रेल्म के पीक पर था और उसके पास एक फॉर्मिडेबल स्पिरिट सी था, पर वो तब स्टूपेफाइड रह गए जब उन्हें उसके अंदर कोई स्पिरिट रूट्स ही नहीं मिले, जबकि उसके पास 4 होने चाहिए थे। एंसेस्ट्रल एल्डर्स शॉक में थे। बिना किसी स्पिरिट रूट्स के येफोंग 4 टाइप्स की स्पिरिचुअल ची कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है, और उनके बिना उसने स्पिरिट सी कैसे फॉर्म किया और कल्टिवेट कैसे किया? येफोंग ने नॉनचलेंटली रिप्लाई किया, मुझे नहीं पता। जब भी मैं चाहता हूं, सराउंडिंग से एम्बिएंट स्पिरिचुअल क्यूआई खुद दौड़ती हुई मेरी बॉडी में आ जाती है, और भले ही मेरे पास स्पिरिट रूट्स नहीं है, पर किसी वजह से मैं अपनी स्पिरिचुअल क्यूआई को अलग अलग एलिमेंटल फोर्सेज में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए येफोंग ने अपने हाथों के बीच क्यूआई गैदर की, जो लगातार थंडर, फायर, वाटर, विंड और बाकी एलिमेंटल फोर्सेज के बीच फ्लक्चुएट हो रही थी। इस सीन ने 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स को डम्बफाउंडेड छोड़ दिया। ऐसा बिजार फिनोमिनन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना था। इस मोमेंट पर येफोंग उन हैरतज़दा एल्डर्स पर ध्यान देने की जगह ये पॉन्डर कर रहा था कि वेस्टफुली स्पेंड कैसे किया जाए। उसने हर एक एल्डर को 1 मिलियन हाई क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स देने का सोचा, जो एक कोर डिसाइपल के स्टेटस के हिसाब से एक हेफ्टी गिफ्ट था। हालांकि उसके सिस्टम ने इसे लैविश स्पेंडिंग के लिए इनसफिशिएंट माना। सिस्टम के द्वारा खुद को लुक डाउन जाने पर अनॉयड होकर उसने अपना ऑफरिंग अपग्रेड किया सीधा 1 मिलियन टॉप क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स पर, जिसे सिस्टम ने फाइनली अप्रूव कर दिया। बोल्डली येफोंग ने यह प्रपोजल रखा और उसके एस्टॉनिशमेंट के लिए इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। उसने 5 रिंग्स निकाली, जिसमें हर एक में 1 मिलियन टॉप क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स थे, और कहा, एस्टीम्ड एंसेस्ट्रल एल्डर्स, मैं यहां जल्दी में आया था और कोई बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर नहीं कर पाया। प्लीज इन मिलियन टॉप क्वालिटी स्पिरिचुअल स्टोन्स को एक्सेप्ट कीजिए और इस छोटे से तोहफे का बुरा मत मानिएगा। एंसेस्ट्रल एल्डर्स बिविल्डर्ड रह गए। वो इनक्रेडुलसली उन रिंग्स को देख रहे थे, वंडरिंग कि क्या एक क्यूआई एक्टिवेशन रेल्म का डिसाइपल सच में ऐसी दौलत का मालिक हो सकता है। एल्डर्स के उन फ्रोजन एक्सप्रेशंस को देखकर लुओ वुमेन आगे आए। एल्डर्स,
क्या आप सब पिछले कई डेकेड से एक कल्टिवेशन बॉटलनेक पर नहीं अटके हुए हैं? ये लीजिए 5 एनलाइटमेंट पिल्स। कोई सवाल मत पूछिए, बस इन्हें कंज्यूम कीजिए और आप स्टेट ऑफ एनलाइटमेंट में एंटर कर जाएंगे। एक बार फिर एल्डर्स कंप्लीटली शॉक थे। वो शायद अपनी पूरी जिंदगी में इतने हैरान नहीं हुए थे। इस बीच यीफोंग बोलती बंद खड़ा सोच रहा था, मास्टर, क्या आप लैविश स्पेंडिंग में मेरा थंडर स्टील करने की कोशिश कर रहे हैं? लुओ वुमन बस स्मर्ट एनलाइटमेंट पिल्स ना बेचने का यही नतीजा था। कुछ ही देर बाद 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स ने डिसाइसिवली वो एनलाइटमेंट पिल्स निकल ली। तुरंत ही उनके अंदर से एनलाइटमेंट की वेव्स निकलने लगीं। ये देखकर लुओ वुमेन यीफोंग को लेकर वहां से निकल गए और इस तरह 30 मिनट्स बाद एंसेस्ट्रल एल्डर्स उस स्टेट से बाहर आए। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो ब्रेक थ्रू करने से बस थोड़ा सा पीछे रह गए थे। लुओ तियानकिंग लुओ वुमेन के पास आए और इंक्वायर किया, तुम्हारे पास ऐसी और कितनी एनलाइटमेंट पिल्स हैं? इस पॉइंट पर जब ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर ने सवाल पूछा तो लुओ वुमेन ने प्रॉम्प्टली यीफोंग को बस के नीचे फेंक दिया, ये इंडिकेट करते हुए कि यीफोंग के पास अभी भी काफी पिल्स हैं, पर वो उन्हें कुत्तों को खिलाने का प्लान कर रहा है। लुओ वुमेन ने एक मिस्चिवस ग्रिन के साथ कहा। यह सुनकर 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स कलेक्टिवली डम्फाउंडेड थे। क्या कुत्तों को खिलाना? ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर लुओ तियानकिंग आगे बढ़े। यीफोंग, हमारी एंसेस्ट्रल टीचिंग्स हमें यंगर जनरेशन को बुली करने से रोकती हैं। एनलाइटमेंट पिल्स तुम्हारी हैं और तुम उनके साथ जो चाहो कर सकते हो, लेकिन उन्हें कुत्तों को खिलाना एब्सोल्युटली अलाउड नहीं है। 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स की इंटेंस गेज को देखकर यीफोंग ने थोड़े धड़कते दिल के साथ रिप्लाई किया, मेरे पास अभी भी 90 एनलाइटमेंट पिल्स बची हैं। उन सबको कुत्तों को खिलाना सच में थोड़ा वेस्टफुल है, तो क्यों ना मैं उनमें से 40 अपने पास रख लूं? यीफोंग को इतना रीजनेबल देखते हुए लुओ तियानकिंग का गुस्सा ठंडा हो गया और उन्होंने अपना नया गुस्सा लुओ वुमेन की तरफ मोड़ दिया। एज अ सेक्ट मास्टर, क्या तुम्हें अपने डिसाइपल की इन वेस्टफुल टेंडेंसीज को कंट्रोल नहीं करना चाहिए? ब्लेम के इस रीडायरेक्शन से कॉट ऑफ गार्ड लुओ वुमेन सिर्फ एक बिटर स्माइल दे सके और अपना डिफेंस किया। ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर, आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। ये किड बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है। इसने एक बार फुट सोक के लिए 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब यूज की थी और अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड एंड 10 फ्रैगमेंट्स अपने कुत्तों को खिला दिए थे। यीफोंग एग्जैस्परेटेड था। ऐसा लगा जैसे उसके मास्टर को उसे सेल आउट करने की एडिक्शन हो गई हो। एज एक्सपेक्टेड, ये सुनते ही लुओ तियानकिंग इतना इन्फ्यूरिएटेड हुआ कि उसके मुंह से खून निकल आया, जिसने यीफोंग को काफी एम्बैरेस्ड फील करवाया। क्या सच में इतना ओवरली ड्रामेटिक होने की जरूरत थी? अपना कंपोजर रीगेन करते हुए लुओ तियानकिंग ने दोबारा यीफोंग को मनाने की कोशिश की। क्या तुम प्लीज एनलाइटमेंट पिल्स कुत्तों को नहीं खिला सकते? बेहतर होगा अगर तुम उन्हें अपने लिए रख लो। ये सुनकर यीफोंग इनक्रेडिबली एस्टोनिश्ड था। इस दुनिया की सेक्स आखिर इतनी ईजी गोइंग क्यों है? नॉर्मली जितने ट्रेजर्स उसके पास हैं, उन्हें देखकर तो 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स को उन्हें फोर्स से छीनने की कोशिश करनी चाहिए थी, जैसा उसने पिछली जिंदगी के नॉवेल्स में पढ़ा था, जहां किसी के पास छोटा सा ट्रेजर भी होता तो बाकी सब उसे मिट्टी में मिला देते थे। पर यहां देखने पर उसकी ब्यूटीफुल मास्टर, जो हमेशा कहती थी कि वो उन्हें गाइड नहीं करेगी, उसने उनके लिए क्लियर मिस्टीरियस पिल्स खरीदने में इतने पैसे खर्च किए। और ओल्ड बाई, जो हमेशा लाइफ फ्लैट का मजाक बनाता था, वो हमेशा उसकी हेल्प के लिए एंथुजियास्टिकली आगे आता था। यहां तक कि रीसेंट मार्शल प्लेटफॉर्म इवेंट में भी भले ही उसके सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स उससे हार गए थे, फिर भी वो यीफोंग पर प्राउड फील कर रहे थे। और अब मास्टर और 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स उससे इतने प्यार से ट्रीट कर रहे थे। ऑनेस्टली, ऐसी सेक्ट में रहकर यीफोंग को एक्सट्रीमली कंटेंट फील हो रहा था। इसके चलते उसने डिसाइड किया कि वो सेक्ट में एक कंफर्टेबल स्पेंडथ्रिफ्ट बनकर रहेगा। उसने तब 70 एनलाइटमेंट पिल्स सेक्ट के हवाले करने का फैसला किया, पर बची हुई 20 को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इस मोमेंट पर यीफोंग ने सोचा कि एक प्रोडिगल सन की तरह कंफर्टेबली जीने के लिए ये बेस्ट है कि सेक्ट स्ट्रॉन्गर रहे, तो सेक्ट को कुछ ट्रेजर्स देना कोई बुरा आइडिया नहीं है। ये देखकर लुओ तियानकिंग एक्सट्रीमली हार्टेंड फील करने लगे और उन्होंने 3 बार गुड वर्ड रिपीट किया। ऐसा डिसाइपल पाना सच में सेक्ट की किस्मत है। इसके बाद लुओ तियानकिंग ने लुओ वुमेन को एक नोइंग लुक दिया। लुओ वुमेन, तुम पूरी तरह अवेयर हो कि यीफोंग ने सेक्ट के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। जब तक वो एंसेस्ट्रल टीचिंग्स को वायलेट नहीं करता, तुम्हें उसे पनिश करने का कोई हक नहीं है, समझे? इस मोमेंट पर लुओ वुमेन ने एक सबमिसिव जूनियर की तरह एक्ट किया और जल्दी से अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेस की। इसके साथ ही यीफोंग की ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स के साथ मीटिंग एंड हुई। लुओ वुमेन खुद को ट्रायम्फेंट फील कर रहे थे। भले ही ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर ने ये ना कहा होता, मैं यीफोंग को मिसट्रीट नहीं करता। आखिरकार मैं उसे अपना पर्सनल गॉड ऑफ वेल्थ मानता हूँ। अचानक यीफोंग ने एक्सीडेंटली एक गोल्डन सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन बाहर निकाल ली, जिसने उन एंसेस्ट्रल एल्डर्स का ध्यान दोबारा खींचा जो अभी तक गए नहीं थे। यीफोंग हंसा, ये एक्सीडेंटली फिसल गई, ये बस एक टूटा हुआ पत्थर है, इस पर माइंड करने की जरूरत नहीं है। लुओ वुमेन ने तुरंत कर्स शुरू किया, तुम रास्कल, तुमने तो कहा नहीं है तुम्हारे पास कोई स्टार शाइनिंग स्टोन्स। यीफोंग ने पाउट किया, ये बस एक टूटा हुआ पत्थर तो है। ये देखकर 5th ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर, जो एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर थे, वो बहुत एक्साइटेड हो गए और यीफोंग के पास आए। किसी भी कीमत पर मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। आखिरकार ये स्टार शाइनिंग स्टोन उन मिनरल्स में से एक था जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे। हालांकि यीफोंग ने डायरेक्टली रिफ्यूज कर दिया और एक रीजन भी दिया, मेरे पास अभी ये ज्यादा नहीं है, मुझे अपने झोपड़े के टॉयलेट का फ्लोर पेव करने के लिए इसकी जरूरत है। यीफोंग के ये वर्ड सुनकर लुओ वुमेन का गुस्से के मारे ऑलमोस्ट खून निकल आया और एंसेस्ट्रल एल्डर्स भी इतने इंफ्यूरिएटेड थे कि उनकी सांसें अटक रही थीं। ची यनशन ने किसी तरह एक स्माइल स्क्वीज की और यीफोंग से पूछा, क्या तुम्हें रियलाइज है कि ये स्टार शाइनिंग स्टोन आर्टिफैक्ट रिफाइनर्स के लिए कितना क्रूशल है? यीफोंग ने रिस्पॉन्ड किया, मैं वो तो नहीं जानता, पर जो मैं जानता हूं वो ये है कि जब मैं एक टॉयलेट बनाने के लिए इतने स्टोन्स गैदर कर लूंगा तो वो अपनी डैजलिंग गोल्डन लाइट के साथ इनक्रेडिबली मैग्निफिसेंट लगेगा। लुओ वुमेन भड़क गए, तुम ऐसी और गैदर कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये ऐसे स्पिरिट मिनरल्स हैं जो ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं? क्या तुम फ्यूचर में ट्रिब्यूलेशन फेस करते वक्त टॉयलेट में छुपने का प्लान कर रहे हो? ची यनशन ने हालांकि कुछ एसेंशियल कैच किया, तुमने कहा तुम ऐसी और स्टार शाइनिंग स्टोन्स ऑब्टेन कर सकते हो? यीफोंग ने रिप्लाई किया, हाँ, अपना टॉयलेट बनाने के बाद अगर कुछ बचेंगी तो मैं आपको दे दूंगा। ये सुनकर ची यनशन ने कई बार गुड वर्ड रिपीट किया। अचानक वो यीफोंग के इस अप्रोच से अग्री कर रहे थे।
इसने न सिर्फ येफोंग को बिविल्डर्ड छोड़ दिया बल्कि बाकी एंसेस्ट्रल एल्डर्स और लुओ वुमेन भी परप्लेक्स थे। लुओ तियानशिंग ने जल्दी से ची यनशन को एक तरफ खींचा और इंक्वायर किया, ओल्ड फिफ्थ, क्या तुम पागल हो गए हो? वो गोल्डन सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन है और तुम उसके टॉयलेट के लिए यूज करने पर अग्री कर रहे हो? बाकी एंसेस्ट्रल एल्डर्स और लुओ वुमेन आपस में विस्पर करने लगे। ची यनशन ने रिटॉर्ट किया, क्या आप लोग क्लूलेस हैं? एक बार गिटहब पर येफोंग टॉयलेट बना लेगा तो क्या हम वहां छुपकर ट्रिब्यूलेशन लाइटनिंग को विथस्टैंड नहीं सकते? एक अकेला स्टार शाइनिंग स्टोन इतना झेल सकता है, इमेजिन कीजिए अगर पूरा टॉयलेट ही इससे बना हो। हम बस वहां स्क्वाट कर सक्सेसफुली ट्रिब्यूलेशन क्रॉस कर सकते हैं, क्या ये बेटर नहीं है? लुओ वुमेन दंग थे, वाओ, क्या ये सच में पॉसिबल है? और सोचने पर इस गोल्डन टॉयलेट के साथ हमें शायद ट्रिब्यूलेशन के लिए लाइफ सेविंग ट्रेजर्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस पॉइंट पर येफोंग को एक चिल फील हुई, उसे सेंस हो रहा था कि वो सब कुछ अनसेवरी प्लॉट कर रहे हैं। येफोंग के गोल्डन टॉयलेट प्लान से एग्री करने के बाद लुओ तियांकिंग ने डायरेक्टली लुओ वुमेन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो आने वाले हेवंस वे बैटलफील्ड में गॉड ऑफ वेल्थ येफोंग की सेफ्टी इंश्योर करें। हालांकि येफोंग ने अकेले पार्टिसिपेट करने की अपनी डिजायर एक्सप्रेस की, अपनी क्यूआई एक्टिवेशन रेल्म की ताकत के साथ वो वहां एक इनविंसिबल प्रेजेंस था। लुओ वुमेन ने उसे डिसवेड करने की कोशिश की, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर की बात सुनो और प्रोटेक्शन के लिए अपने साथ और सीनियर ब्रदर्स को लेकर जाओ। लुओ तियांकिंग ने यह सुनकर पॉन्डर किया तो येफोंग बीच में बोला, अगर बहुत सारे लोग होंगे तो मेरे कल्टिवेशन एक्सपीरियंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फाइनली लुओ तियांकिंग अग्री हो गए। अकेले जाओ पर एक्सट्रीमली केयरफुल रहना और किसी पर ट्रस्ट मत करना। अगले 2 दिन सेक्ट में रेस्ट करो और तीसरे दिन तुम हेवंस वे बैटलफील्ड के टेलीपोर्टेशन टावर की तरफ हेड कर सकते हो। येफोंग के पास इस डिसीजन के लिए अपने रीजंस थे। हेवंस वे बैटलफील्ड में सीनियर ब्रदर्स का एक बड़ा ग्रुप ले जाने का मतलब ये होता कि डेंजरस सिचुएशंस में वो उन्हें प्रोटेक्ट करने की जगह खुद उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होता। बिसाइड्स अगर येफोंग सच में किसी डेंजर में फंसा तो मत भूलो उसके पास अनबीटेबल गॉडली वेल्दी गार्ड स्क्वाड थी। वो तो इवन इस गार्ड स्क्वाड से मिलने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा था। एंसेस्ट्रल एल्डर्स को रिस्पेक्ट पे करने के बाद येफोंग अपने रेजिडेंस वापस लौटा और उसने देखा कि कई सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स अभी भी वहां थे। उन्होंने एंथुसियास्टिकली इंक्वायर किया, जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हारे पास ऐसी और एनलाइटमेंट पिल्स हैं जो तुमने हमें पहले दी थी? वो सब एनलाइटमेंट पिल के इफेक्ट से एस्टाउंडेड थे। वो सच में रिमार्केबल था। भले ही ये थोड़ा शेमलेस लगे पर वो कुछ और पिल्स मांगना चाहते थे। येफोंग ने मेंशन किया कि उसके पास अब ज्यादा नहीं बची हैं। उसके पास ओरिजिनली 90 पिल्स थी पर वो ऑलरेडी 70 एंसेस्ट्रल एल्डर्स को दे चुका है। सिचुएशन देखते हुए सीनियर सिस्टर टैन तियांशिन ने जल्दी से पूछा, क्या तुम बची हुई 20 में से सिर्फ एक मेरे लिए स्पेयर कर सकते हो? प्लीज, बस एक पिल। एंड में टैन तियांशिन बिल्कुल क्यूट और कोकेटिश एक्ट कर रही थी। हालांकि येफोंग ने फिर भी डिक्लाइन कर दिया, मैं सच में और नहीं दे सकता, मुझे कुछ अपने कुत्ते के लिए रखनी है। यहां तक कि ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर भी इन बची हुई 20 को नहीं पा सके तो आप सबको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इस मोमेंट पर उन सबको याद आया जो लुओ वुमेन ने एक बार कहा था, जूनियर ब्रदर बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है, इनक्रेडिबली वेस्टफुल। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। आखिरकार पिल्स येफोंग की अपनी मलकियत थीं। वो सब सिर्फ रिग्रेट फील करते हुए उम्मीद छोड़ सकते थे। हालांकि येफोंग ने उन्हें रिमाइंड करवाया, आप सब इतने डिसहार्टेंड क्यों हो रहे हैं? याद कीजिए मैंने 70 पिल्स ऑलरेडी सेक्ट को दी हैं। एज कोर डिसाइपल्स ऑफ अ सेक्ट, क्या वो एनलाइटमेंट पिल्स आप ही के लिए रिजर्व नहीं है? ये सुनते ही वो एनलाइटेंड ग्रुप इमीडिएटली वहां से भाग खड़ा हुआ। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर छिन हाओयू ने येफोंग को थैंक यू बोला और अपनी पिल क्लेम करने के लिए जल्दी से निकल गया। येफोंग उनके जाने से पहले स्पीचलेस खड़ा रह गया। जाने से पहले क्या तुम मेरी छत ठीक नहीं कर सकते थे? इस मोमेंट पर येफोंग ने रेड वाइन का एक ग्लास निकाला और थोड़े फ्लेयर के साथ खुद से म्यूज किया। एक लैविश प्रोडिगल की लाइफ बिल्कुल ऐसी ही होती है, मोनोटोनस, टेस्टलेस येट लग्जरियस। यहां तक कि सिस्टम भी सरप्राइज्ड था। होस्ट, तुम्हारे पास ये वाइन कहां से आई? बोस्टफुल येफोंग को अचानक याद आया कि उसने पहले 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स को कुछ टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स गिफ्ट किए थे पर कोई रिवॉर्ड नोटिफिकेशन नहीं आया था। सिस्टम ने एक्सप्लेन किया, एंसेस्ट्रल एल्डर्स उन्हें रखने का इरादा नहीं रखते, वो उन्हें तुम्हें रिटर्न करने का प्लान कर रहे हैं। इसलिए ये एक्स्ट्रावेगेंट एक्शन कंप्लीट नहीं माना गया है, ये अभी भी ऑनगोइंग है। येफोंग एग्जैस्परेटेड था। क्या उनके दिमाग में जंग लग गया है? पैसों को मना कर रहे हैं। उसी वक्त लुओ तियांकिंग अंदर आया। येफोंग, उम्मीद है मैं तुम्हारे रेस्ट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा। स्पीकिंग ऑफ द डेविल, येफोंग ऑकवर्डली मुड़ा। ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बिना लुओ तियांकिंग के बोलने का वेट किए येफोंग ने जल्दी से कहा, ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर, प्लीज उन प्रीमियम स्पिरिचुअल स्टोन्स को यूज कीजिए जो मैंने आपको दिए हैं। शर्माइए मत, मेरे पास ऐसी बहुत हैं। आप यहां मुझे वो स्पिरिचुअल स्टोन्स रिटर्न करने तो नहीं आए ना? लुओ तियांकिंग ने 5 स्टोरेज रिंग्स निकालकर रिस्पॉन्ड किया। स्टार एक्सट्रीम सेक्ट को इस वक्त डिसाइपल से स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत नहीं है, हमारे रिजर्व सफिशिएंट है, तो येफोंग तुम इन्हें अपने पास ही रखो। येफोंग ने तुरंत डिक्लाइन किया, भले ही मुझे एग्जैक्ट न पता हो कि सेक्ट के पास कितने स्टोन्स रिजर्व्स में हैं, पर मैं श्योर हूं कि पूरी सेक्ट के टोटल स्टोन्स मेरा एक फ्रैक्शन भी नहीं है। उसने फिर ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर के सामने एडवर्टाइज किया, अगर सेक्ट को कभी भी स्पिरिचुअल स्टोन्स की जरूरत पड़े तो बस मुझे बताइए, मैं एक एंडलेस सप्लाई का गारंटी दे सकता हूं। ये देखकर लुओ तियांकिंग ने उसे फर्दर टेस्ट करने का डिसाइड किया। इन दैट केस, क्या तुम्हारे पास कुछ स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हैं? येफोंग पजल दिखा। स्पिरिचुअल क्रिस्टल? वो क्या होता है? लुओ तियांकिंग ने एक्सप्लेन किया, ये हमारी सेक्ट के प्रोटेक्टिव एरिया के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ पावर है। सेक्ट के पास हाल ही में इसकी कमी चल रही है। मैं भले ही तुम्हें टेस्ट कर रहा हूं, पर अगर तुम सच में कुछ प्रोवाइड कर सको तो ये एक ग्रेट हेल्प होगी। आखिरकार भले ही स्टार एक्सट्रीम सेक्ट शेंटियन कॉन्टिनेंट के टॉप सेक्स में से एक है, पर इसके एनिमीज बहुत हैं। पास्ट फ्यू सेंचुरीज में हेवंस वे बैटलफील्ड से जो स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हमें मिले हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारे पास है। येफोंग की आंखें चमक उठी, क्या ये मेरे लिए एक और अपॉर्चुनिटी नहीं है? देखो सिस्टम, स्टार एक्सट्रीम सेक्ट मेरे साथ कितनी अच्छी है, ये बिल्कुल फैमिली की तरह है, तो क्या मैं उन्हें 100 बिलियन प्रीमियम स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स दे सकता हूं?
सिस्टम खुद को रिटॉर्ट करने से रोक नहीं पाया। होस्ट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? 100 बिलियन क्रिस्टल्स तो सेक्ट को सेंचुरीज तक चलाएंगे। एट मोस्ट 100 मिलियन। येफोंग ने रिप्लाई किया, ये सही नहीं है सिस्टम। स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के लोग मेरे अपनों की तरह हैं, हमें थोड़ा और जनरस होना चाहिए। पर सिस्टम अपनी बात पर अड़ा रहा। येफोंग ने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो अग्री करेगा। वो तो बस उसका रिएक्शन टेस्ट कर रहा था। ऐसा लगा जैसे सिस्टम पूरी तरह से ह्यूमन सेंटिमेंट से डिवॉइड नहीं था। लगता है मैं फ्यूचर में सिस्टम के साथ और बैंटर कर सकता हूं, उसने सोचा। इन दैट केस लेट्स सेटल फॉर 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स, येफोंग ने कंक्लूड किया। ये देखते ही सिस्टम ने प्रॉम्प्टली 100 मिलियन स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स डिस्पैच कर दिए। इस पॉइंट पर लुओ तियांकिंग को कोई आइडिया नहीं था कि येफोंग के पास कोई स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हैं। उनकी अंडरस्टैंडिंग में स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स एक्सक्लूसिव सिर्फ हेवंस वे बैटलफील्ड में मिलते थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि येफोंग कुछ प्रोड्यूस कर पाएगा और वो जाने के लिए प्रिपेयर होने लगे। हालांकि अगले ही मोमेंट येफोंग ने उन्हें रोक दिया। मेरे पास यहाँ 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हैं। लुओ तियांकिंग अटली शॉक्ड थे। उनका चेहरा डिसबिलीफ का एक मास्क बन चुका था। वो अपनी सैनिटी पर डाउट करने लगे, सस्पेक्टिंग कि उन्हें कोई हेलुसिनेशन हो रहा है। वो फैदम नहीं पा रहे थे कि येफोंग 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। यहां तक कि अगर कोई पूरी स्टार एक्सट्रीम सेक्ट को भी बेच दे तब भी वो इतने क्रिस्टल्स अमास नहीं कर सकते। पर ट्रूथ की परसूट में उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सेंस से येफोंग की रिंग को प्रोब किया। नेक्स्ट मोमेंट वो फ्लैबरगास्टेड थे। वो रिंग एंड टू एंड काउंटलेस टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भरी हुई थी। इस सीन को विटनेस करते हुए लुओ तियांकिंग, जिनके पास सालों का एक्सपीरियंस था, उनका कंपोजर फॉल्टर करने लगा। इस रिंग की वैल्यू पूरे स्टार एक्सट्रीम सेक्ट की वैल्यू से बहुत ज्यादा थी। इस पॉइंट पर येफोंग ने सक्सेसफुली अपनी एक्सट्रावेगेंस शोकेस की, अर्निंग हंड्रेड्स ऑफ शो ऑफ पॉइंट्स और एक एनहांस्ड वर्जन ऑफ द 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन सीक्रेट मैनुअल। पजल्ड येफोंग ने मैनुअल को देखा, वंडरिंग कि ये सब क्या है। बाहर लुओ तियांकिंग अभी भी डिसबिलीफ की स्टेट में थे। येफोंग, क्या तुम श्योर हो कि तुम ये टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल सेक्ट के हवाले करना चाहती हो? उनकी आवाज कपकपा रही थी। ये देखकर येफोंग अंदर ही अंदर हंसा। सच में कोई भी इमेंस वेल्थ के अलर्ट को रेजिस्ट नहीं कर सकता। उसने रिस्पॉन्ड किया, ऑफ कोर्स, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि सेक्ट अपने प्रोटेक्टिव अरे को हर वक्त एक्टिव रखे। जब भी आपके क्रिस्टल्स खत्म हो बस मुझे और मांग लेना। लुओ तियांकिंग ने डिक्लाइन किया, एब्सोल्युटली नॉट। ये प्रीमियम क्रिस्टल्स बहुत प्रेशियस हैं। जब तक सेक्ट किसी क्राइसिस का सामना न करे हमें उन्हें इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहिए। येफोंग ने रिटॉर्ट किया, ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर, आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। एक मेरे 100 मिलियन क्रिस्टल्स तो बस ड्रॉप इन द बकेट हैं। अगर मैं अभी 100 मिलियन प्रोड्यूस कर सकता हूं तो मैं डेफिनेटली फ्यूचर में और भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। बस बिना किसी चिंता के उन्हें यूज कीजिए। लुओ तियांकिंग येफोंग के वेल्थ के इस फ्लैम्बॉयंट डिस्प्ले और रेकलेस जेनरोसिटी से ऑलमोस्ट एज पर पहुंच चुके थे। क्या तुम्हारे पास सच में और है? इस बार उनका टोन डेडली सीरियस था। येफोंग ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया, एब्सोल्युटली, सेक्ट उन्हें जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है। ये सुनते ही लुओ तियांकिंग ने अपनी लाइफ का सबसे ऑडेशियस डिसीजन लिया। उसी दिन से स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन परमानेंटली एक्टिव रहेगा। येफोंग टेकन अबैक हुआ। सेक्ट का प्रोटेक्टिव अरे 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन है। उसने तब अपना रिवॉर्ड निकाला, एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ द 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन सीक्रेट मैनुअल, ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर। मेरा ये फॉर्मेशन देखिए। लुओ तियांकिंग ने इसे लिया और क्लोजली एग्जामिन किया। वो जितना देखते गए उतने ही एस्टोनिश्ड होते गए। ये इंडीड 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन ही था, पर एक एनहांस्ड वर्जन। हालांकि कंजम्पशन 10 टाइम्स ग्रेटर थी, पर फॉर्मेशन का पावर भी 10 फोल्ड इंक्रीज हो गया था। लुओ तियांकिंग ने क्यूरियस आइज से येफोंग को देखा। ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर, मत पूछिए। अगर आप पूछेंगे तो आंसर है, मुझे नहीं पता। येफोंग जानता था कि एल्डर ओरिजिन के बारे में इंक्वायर करेंगे, पर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, तो उसने बस उनके सवालों को साइलेंस करने का फैसला किया। येफोंग का रिस्पॉन्स देखकर लुओ तियांकिंग ने प्रेस नहीं किया। उन्होंने प्रॉम्प्टली एक ऑनररी एल्डर टोकन निकाला। अब से तुम स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के एक ऑनररी एल्डर हो। येफोंग बैफल्ड था, मैं अचानक एक ऑनररी एल्डर क्यों हूं? ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर ने रिप्लाई किया, सिर्फ यही नहीं, तुम हमारे 5 ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर्स के साथ सेम लेवल पर सिट और स्टैंड करोगे। यहां तक कि अगर लुओ वुमेन भी तुम्हें देखेगा तो उसे तुम्हें एज एन एल्डर एड्रेस करना होगा। भले कि येफोंग अपने खुद के मास्टर को आउटरैंक करने के प्रोस्पेक्ट से इंट्रीग था, पर उसने जल्दी से डिक्लाइन कर दिया। वो ऐसी हाई पोजीशन नहीं चाहता था। अंडरस्टैंडिंग की ग्रेटर स्टेटस के साथ हमेशा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। वो बस एक्सट्रावेगेंस की एक पीसफुल लाइफ चाहता था। मोरओवर वो लुओ चिंचुआ का सीनियर डिसाइपल था, तो वो फिर लुओ चिंचुआ को कैसे फेस करेगा? हालांकि लुओ तियांकिंग अपनी बात पर अड़े रहे, बिना तुम्हें ये स्टेटस दिए सेक्ट तुम्हारे इन इनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशंस को कैसे जस्टिफाई करेगी? अगर ये हेल्प करता है तो ये स्टेटस सिर्फ 5 एल्डर्स और लुओ वुमेन को पता होगा। ये तुम्हारी रेगुलर लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा। लुओ तियांकिंग का रेजोल्यूट स्टांस देखकर येफोंग रिलेंटेड, पर उसने साफ कर दिया कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के अलावा वो किसी और मैटर में इन्वॉल्व नहीं होगा। तभी लुओ तियांकिंग सेटिस्फाइड हुए। ठीक उसी वक्त लुओ वुमेन अप्रोच हुए इंक्वायर करते हुए कि क्या वो बीस्ट पीक विजिट करना चाहता है। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर भी वहां होंगे। इससे पहले कि वो सिचुएशन समझ पाते, लुओ तियांकिंग एंग्रीली बर्स्ट आउट, क्या येफोंग कोई ऐसा इंसान है जिसे तुम इतना कैजुअली एड्रेस कर सकते हो? आज से उन्हें एल्डर ही कहो। वो अब स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के एक ऑनररी एल्डर हैं, जिनकी पोजीशन 5 एल्डर्स के इक्विवेलेंट है। अगली बार जब तुम उन्हें देखोगे तो थोड़ी रिस्पेक्ट शो करना। लुओ वुमेन सिर्फ लगातार नॉट कर सके और फिर क्वेश्चनिंगली ग्रेट एंसेस्ट्रल एल्डर को देखा कि येफोंग एक ऑनररी एल्डर कैसे बन गया। एक पोकर फेस के साथ लुओ तियांकिंग ने एक्सप्लेन किया, सेक्ट के लिए उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस इतने इमेंस रहे हैं कि एक ऑनररी एल्डर के रूप में भी मुझे ये थोड़ा कम लग रहा है। लुओ वुमेन ने स्मर्क किया, कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, हाँ? उनकी आंखें जैसे हर चीज के पार देख रही थीं। फिर उन्होंने स्लाइली पूछा, येफोंग, एल्डर वाई, मुझे बताइए आपने इस ऑनररी एल्डर टाइटल को खरीदने के लिए कितना खर्च किया? येफोंग ने ऑकवर्डली रिप्लाई किया, मास्टर, शायद आप मुझे एल्डर ना कहें। जहां तक प्राइस का सवाल है वो है 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स और 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन सीक्रेट मैनुअल का एनहांस्ड वर्जन। ये सुनते ही लुओ वुमेन दंग रह गए।
अगर ऐसी बात है तो इंडीड ऑनररी एल्डर का टाइटल तुम्हारे लिए सच में थोड़ा छोटा है। यीफोंग इस बारे में फर्दर डिस्कस नहीं करना चाहता था तो उसने टॉपिक चेंज किया। मास्टर, क्या आपने बीस्ट वीक के बारे में मेंशन नहीं किया था? चलिए चलकर देखते हैं। लेटर लुओ तियांकिंग बैक माउंटेन में अपने केव मैंशन वापस लौटे। बाकी एंसेस्ट्रल एल्डर्स ने अप्रोच किया और इंक्वायर किया, बिग ब्रदर, क्या आपने वो स्पिरिचुअल स्टोन्स रिटर्न कर दिए? हम उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि लुओ तियांकिंग ने बस अपना सिर हिला दिया। अंदर बाकी एंसेस्ट्रल एल्डर्स पजल थे। आपने उन्हें रिटर्न क्यों नहीं किया ब्रदर? क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? हमारे पास उन मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स की कोई कमी नहीं है। लुओ तियांकिंग ने हेल्पलेसली रिप्लाई किया, ना सिर्फ मैंने उन्हें रिटर्न नहीं किया बल्कि मैंने यीफोंग से कुछ बेनिफिट्स भी लिए हैं। मैं सच में नहीं चाहता था पर उसने इतना ऑफर किया कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया। इससे पहले कि बाकी कुछ बोल पाते, लुओ तियांकिंग ने तुरंत 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल से भरी रिंग निकालकर टेबल पर रख दी। ची यानशन ने पूछा, बस इतना बताइए कितने स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं बिग ब्रदर? लुओ तियांकिंग ने साई किया, ये स्पिरिचुअल स्टोन्स नहीं है, ये 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स हैं। फोर्थ एंसेस्ट्रल एल्डर शिंगफे ने शेकली पिक्ड अप किया रिंग को। 100 मिलियन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स, बस इतना कैजुअली यहां रख दिए? वो बिलीव नहीं कर पा रही थी। चारों एंसेस्ट्रल एल्डर्स शॉक में थे। ची यानशन की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इन 100 मिलियन क्रिस्टल्स के साथ स्टार एक्सट्रीम सेक्ट सालों तक बिना किसी वरी के थ्राइव कर सकती थी। हालांकि लुओ तियांकिंग ने करेक्ट किया, आज से सेक्ट का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन हमेशा के लिए हर वक्त एक्टिव रहेगा। ये सुनकर चारों एंसेस्ट्रल एल्डर्स फ्लैबरगैस्टेड थे। व्हाट ब्रदर, क्या आप प्रोफ्लिगेट हो गए हैं? अपने होश में आते हुए उन्होंने लुओ तियांकिंग को क्वेश्चन किया, क्या आप पागल हो गए हैं? क्या कोई और सेक्ट हमारे खिलाफ प्लॉट कर रही है? लुओ तियांकिंग ने यीफोंग का टोन इमिटेट करते हुए कहा, आप सब बहुत छोटा सोच रहे हैं। ये तो बस एक मीजली 100 मिलियन है, अगर यूज हो गया तो हम और ले आएंगे। एंसेस्ट्रल एल्डर्स का दिमाग हिल गया। इस ब्रैट ने कैसे सिर्फ एक दिन में हमें भिखारियों जैसा फील करवा दिया। लुओ तियांकिंग ने फिर अपने बचे हुए मैनुअल को दिखाया और मेंशन किया कि यीफोंग ने 9 स्टार सोर्ड फॉर्मेशन का एक एनहांस्ड वर्जन भी किया है, जहां कंजम्पशन और पावर दोनों 10 फोल्ड इंक्रीज हो चुकी हैं। यहां तक कि अगर ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग रियल्म के 9th लेवल के पीक का कोई बंदा भी आए, अगर वो मारा नहीं तो सिवियरली इंजर्ड जरूर हो जाएगा। एल्डर्स एक बार फिर से शॉक थे। हमारी वीडियो यहीं एंड होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। और